तो देखो अपन देखने वाले क्या, मेजॉन का अस्थायी तरीका। अब अपने पास देखना ये है, सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझना, फिर अपन वापस उस रिएक्शन पे आएंगे जो आपने कल पढ़ी है। तो आपके पास आ जा रहा है ऑक्टेट डायग्राम फॉर मेजॉन। अब ये ऑक्टेट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको बनाना सीखना है कि ऑक्टेट डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें, सबसे पहले किसका ऑक्टेट डायग्राम बनाना है। तो आपके पास मैंने पार्टिकल का नाम लिखा है, वो है मेजॉन। कौन से पार्टिकल लिखे, मेजॉन पार्टिकल। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्टेट डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, यहाँ पे मेजॉन का बनेगा। और वो कैसे बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके पास एक तो ऑक्टेट डायग्राम का मीनिंग है कि आपके पास जितने भी मेजॉन थे, तो देखो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, उसमें सारे मेजॉन पार्टिकल लिखे हुए हैं। तो आप जानते हो कि जो मेजॉन पार्टिकल है वो आपके पास कितने हैं, पायन्स है। एक तो पायन्स के आपके पास 3 पार्टिकल है, जिसमें पायन्स क्या थे आपके पास, एक तरह से मेजॉन थे। तो पायन हो गया, कायन हो गया और ईटा हो गया। ये 3 तरह के पार्टिकल थे। पायन के अंदर 3 पार्टिकल है, कायन के अंदर 2 पार्टिकल है और एक सिंगलेट पार्टिकल है ईटा। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, एक तरह से 3 और 2 5 और एक 6 पार्टिकल हो गए। उन सबका मैंने क्या लिखा है, रेड कलर में एंटी पार्टिकल भी लिखा है। तो जो जो रेड कलर में लिखा हुआ वो उन सबका क्या है, एंटी पार्टिकल है। टोटल मिला के पार्टिकल हो गए आपके पास कितने, 12। तो इन 12 पार्टिकल का अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है। और कौन सा बनाना है, ऑक्टेट डायग्राम बनाना है। तो वो आज डायग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। जब ये टेबल बनानी आएगी उसके बेस पे आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट तो लिया अपन ने क्रम संख्या, सीरीज नंबर। फिर लिया अपन ने कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मैंने दोनों लिए इसमें, कि जो रेड कलर से लिखा हुआ वो एंटी पार्टिकल है, जो ब्लू कलर से लिखा है वो पार्टिकल है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके क्यू की। क्यू यानी होता है चार्ज, बी यानी बेरियर नंबर, आई यानी आपके पास आप जानते हो संबारिक प्रचक्रण आई, और आई थर्ड होता है अपने पास उसका जेड घटक में कंपोनेंट, एस होता है आपके पास स्ट्रेंगनेस जिसे अपन विचित्रता बोलते हैं, और वाई होता है आपका हाइपर चार्ज जिससे अपन क्या होता है, बी प्लस एस होता है वो क्या होता है, एक तरह से वाई होता है। क्लियर। तो बताओ ये टेबल सभी बना सकते हो क्या, आपके पास ये जो टेबल है वो सभी बना सकते हो क्या। तो इस टेबल को अपन को जल्दी से फिलअप करना है, तो कैसे फिलअप करें बताएं। इस टेबल को क्या करना है, फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे बताएं जल्दी से। देखो फर्स्ट तो आप जानते हो कि इस टेबल को बनाने के लिए आपके पास पहले तो अपन एक एक वैल्यू लिखते हैं इसमें। तो वैल्यू अपन भरते हैं। सबसे पहले अपन पाई प्लस है, तो पाई प्लस का जो चार्ज होगा वो प्लस, पहले मैं पार्टिकल पार्टिकल का लिखूंगा फिर एंटी पार्टिकल का लिखूंगा। बेरियन कितना होता है, आप जानते हो कि मेजॉन का कोई भी बेरियन नहीं होता। मेजॉन ही अपने पास ऐसे है जो बेरियन में नहीं आते। मैंने बोला था बेरियन में पायंस कायंस और ईटा नहीं आता, मतलब बेरियन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सभी का 0। तो बेरियन क्या हो जाएगा, सभी का 0। तो मैं बेरियन तो यहाँ पे सभी का 0 लिख लेता हूँ, क्योंकि चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो वो बेरियन में आते ही नहीं है। तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सबकी 0 हो जाएगी। इसके बाद अपन को देखना है चार्ज। तो देखो इसका चार्ज +1 है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा। अब देखो ये चार्ज क्या आपका ऑपोजिट, यानी पाई प्लस का बार दे रहा है, यानी एक तरह से एंटी पार्टिकल होगा। तो एंटी पार्टिकल आपका क्या देना चाहिए, एक तरह से -1 देना चाहिए। पाई नॉट है तो ये चार्ज क्या उदासीन में, तो ये भी क्या होगा आपका, एक तरह से उदासीन ही होगा। पाई माइनस है तो ये -1 है, तो ये क्या देगा आपका, +1 देगा। के प्लस है तो ये +1 दे रहा है, इसका एंटी पार्टिकल -1 देगा। के नॉट है, के नॉट है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। फिर आपके पास क्या है, ईटा। तो ईटा आप जानते हो, बताओ ईटा के ऊपर कौन सा चार्ज है, आपने पढ़ा था कि ईटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे 0। मैंने बताया था कि ये एक अपवाद की तरह आपको प्लस दिखेगा, बट होता कितना है, 0। फिर बात करते हैं अपन आई की। आई भी सबको पता होगा, ट्रिपलेट पार्टिकल का आई कितना होता है। तो पहले मैं पार्टिकल पार्टिकल का लिखता हूँ फिर एंटी पार्टिकल का लिखूंगा। देखो आप जानते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको पता है कि जो आई वाला पार्टिकल है उसमें चाहे पार्टिकल का लो चाहे एंटी पार्टिकल का लो, दोनों वैल्यू क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। तो मैं कहता हूँ कि यदि पार्टिकल लो चाहे एंटी पार्टिकल लो, दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, इक्वल आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जब ये पाई वाली बात करेंगे तो पाई कौन सा है आपके पास, ट्रिपलेट पार्टिकल। और ट्रिपलेट पार्टिकल का आई क्या होता है, 1 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे ये पायोन्स है, माप तो सारे क्या आ जाएंगे 1, क्योंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में आई चेंज नहीं होता। कायन की बात करते हैं। कायन आपके पास कौन सा पार्टिकल है, डबलेट पार्टिकल है, और डबलेट पार्टिकल का आई कितना होता है, 1/2। तो ये क्या आएगा आपके पास, सभी में 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसमें चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। ईटा, ईटा क्या होता है, सिंगलेट पार्टिकल, और सिंगलेट पार्टिकल का आई कितना आता है, आप सभी को पता होगा कितना आता है, 0। क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसकी, I3 की।
तो देखो i3 की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन यदि मैं i3 की बात करूं तो i3 को आपको पता है कि जो i3 प्लस का आता है, इसमें अब देखो जो ट्रिपलेट पार्टिकल है उसका i3 कैसे डिपेंड करता है, माइनस आई से प्लस आई, यानी -1 से +1 बीच में आता है 0, यानी 3 वैल्यू आती है। तो जिसका जो हक है वो वैल्यू वो ले जाएगा। पाई प्लस का हक +1 का है तो ये +1 वाली वैल्यू ले जाएगा, ये 0 वाली ले जाएगा, ये -1 वाली ले जाएगा। k प्लस है तो k प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो k माइन नॉट क्या रह जाएगा आपके पास -1/2 रह जाएगा। ईटा है तो ईटा के लिए आप जानते हो जब i और i3 कितना होता है 0, तो ये तो अपन पहले से जानते हैं। जब इसका मैं एंटी पार्टिकल का लिखूंगा तो एंटी पार्टिकल क्या आएगा, देखो यहाँ पे पाई इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी मैंने बोला था Q B I चेंज नहीं होता, i3 और s ये चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास s की, यानी i3 की बात करें तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये +1 आ जाएगा। इसका एंटी पार्टिकल है तो ये -1/2 आ जाएगा, ये +1/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं अपन एस की, तो एस भी सभी को याद होगा कि बताइए जल्दी से कि पायंस का एस कितना आया था 0 आया था। तो पायंस के लिए चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, एस क्या होगा 0 का, तो 0 ही रहेगा। तो इसके लिए सारों का एस क्या हो जाएगा आपके पास पायंस का 0 हो जाएगा। यदि कायंस की बात करूं तो आपको पता होगा कि कायंस का जो एस आया था वो +1 आया था, और के नॉट का भी क्या था आपके पास +1 था, और जो ईटा का था वो भी एस कितना था आपका 0 था। अब मैं कहता हूं कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एस क्या होता है चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास k माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। ये टेबल देखो, जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी, सारी वैल्यू याद नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो वैल्यू रटनी भी नहीं है, आपको तरीके से याद रखनी है कि कैसे ये सिंगलेट पार्टिकल की होती है, कैसे डबलेट की होती है, कैसे ट्रिपलेट की होती है, और कैसे उसकी स्ट्रेंथनेस होती है। अब आप जानती हो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि y इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। y आपका एक हाइपर चार्ज था जिसको मैंने किसके इक्वल माना था। जो भी लाइव क्लास में आ चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताओ कि जो आपका y था वो किसके इक्वल था, हाइपर चार्ज b प्लस s के इक्वल। बिल्कुल सभी ने राइट आंसर दिया है, b प्लस s के इक्वल। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा तो देखो b प्लस s कितना आ जाएगा 0, b प्लस s कितना आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। अब ये क्या आपके पास 0 प्लस 0, ये भी 0, यानी पायंस के लिए तो क्या आ जाएगा y भी 0 आएगा। फिर बात करते हैं कायंस के लिए, तो देखो 1/2 और 1 क्या आ रहा है आपके पास 1/2 और 1, इसके लिए वैल्यू क्या देगा, सॉरी ये b के लिए बात करेंगे तो 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से बताओ, यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 और 1 1 आ जाएगा, 0 और -1 आ जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, यहाँ तक यदि किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो बताइए। क्लियर है सभी को। अब देखो जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, और कौन सा डायग्राम बनेगा, एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑक्टेट डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले तो जो डायग्राम बनता है वो बनता है आपका y और i3 के बीच में। किसके बीच में, जो ये डायग्राम बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, y एंड i3 के बीच में। किसके बीच में बनेगा, y एंड i3 के बीच में। और ये एक ऐसा डायग्राम है, जैसे अपन इसमें डायग्राम बनाएंगे तो y और i3 के बीच में कर्व लेके डायग्राम बनाएंगे, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें वो q भी बताएगा, s भी बताएगा, सारी वैल्यू को एक तरह से डिफाइन करेगा। तो मैं कह सकता हूँ को आपका y एंड i3 के बीच में इसका क्या बनना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए। तो यदि मैं बात करता हूँ किसमें, y और s में, तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, सभी को दिख तो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास, और एक मैंने एक्सिस ले लिया ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जो वैल्यू देखनी है, यदि ये आपका 0 होता है, क्या होता है ये 0 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 1/2, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 1। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ -1/2, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1। अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक तरह से +1, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक तरह से -1। देखो मैंने ये वैल्यू, ये वाली ही वैल्यू क्यों ली, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका ये कौन सा एक्सिस है, ये तो है आपका कौन सा i3, ये कौन सा है आपका i3, और एक है आपके पास y। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला एक्सिस है वो तो क्या होगा आपका i3 होगा, ये वाला जो एक्सिस होगा वो क्या होगा आपका एक तरह से y होगा। अब मुझे ये जो कोऑर्डिनेट लिखे वो कैसे पता लगे कि यही वैल्यू लिखनी है, तो देखो यहाँ पे जो i3 की वैल्यू है, i3 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, या तो 1 आ रही है, 1/2 आ रही है, i3 की वैल्यू 1 आ रही है, 1/2 आ रही है, -1/2 आ रही है, और 1 आ रही है। यानी ये 4 वैल्यू देगा, या तो 0 देगा, या 1 देगा, या -1 देगा, या +1/2 देगा, या -1/2। तो इसको मैं इस एक्सिस में इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर जो y वाला है, y वाले में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें y वाले में देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, y वाले में देखो एक तो या तो +1 आ रही है या -1 आ रही है, तो दो वैल्यू अपन को चाहिए।
तो मैंने ऊपर वाले को +1 ले लिया, नीचे वाले को -1 ले लिया। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? बताओ मुझे कमेंट करके, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि ये यहां तक मैंने जो भी काम किया है वो सभी को समझ में आ गया, सभी को क्लियर है? क्लियर है? चलो बढ़ते आगे। फिर अपन बढ़ते आगे। अब देखो अपन यहाँ पे पार्टिकल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टिकल का एक पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के ऊपर पार्टिकल का नाम लिखेंगे। फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं अपन, पाई प्लस। फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है आपके पास? पाई प्लस। पाई प्लस में देखो कौन कौन सा बनाना है। यदि मैं y की बात करता हूं तो 0 है, और i3 की बात करता हूं तो +1 है। तो देखो i3 की बात करता हूं तो +1, यानी पार्टिकल ये आपका यहाँ पे आना चाहिए एक तरह से, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो i3 की वैल्यू है वो कितनी है? +1। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या? पाई प्लस। क्लियर? सेकेंड पार्टिकल है आपका, एक बार आप मैं सारे पार्टिकल बनाता हूँ फिर एंटी पार्टिकल की बात करेंगे। अब बनाना है आपको क्या? पाई नॉट। तो देखो पाई नॉट में क्या है? i3 भी 0 है और y भी 0 है, और i3 और y कहां पर 0 होगा? यहाँ पर 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल कौन सा आ जाएगा? पाई नॉट। क्लियर? फिर यदि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पाई माइनस की, तो देखो पाई माइनस के लिए क्या है? i3 -1 है और y 0 है। तो i3 -1 का मतलब क्या है आपके पास? ये i3 -1 है, सॉरी ये -1 है, ये i3 -1 है। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से पाई माइनस। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो यहाँ पे पाई प्लस ले लिया, पाई प्लस की वैल्यू कितनी थी? y 0 था, i3 +1 था, तो यहाँ पर बनेगा। पाई नॉट है, पाई नॉट की वैल्यू क्या थी? 0 और 0 थी, तो मैंने कहा बना लिया? सेंटर पॉइंट में बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? जो पाई माइनस है, तो ये पाई माइनस क्या था आपके पास? -1 और 0, तो -1 और 0 ले लिया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं किसकी? k प्लस की। तो देखो k प्लस का पार्टिकल क्या दे रहा है यहाँ पे? i3 की वैल्यू तो 1/2 और y 1, तो ये वाला कहाँ पे बनेगा? k प्लस में देखो i3 तो 1/2, i3 कितना होता है? 1/2, तो i3 ये है, तो i3 1/2 मतलब ये आएगा, यहाँ पर एक्सिस आएगा 1/2 का। और जो k प्लस का y है वो कितना है आपका? k प्लस का y होता है 1, यानी k प्लस का जो y वाला एक्सिस आएगा वो 1, यानी ये पार्टिकल का आएगा कुछ यहाँ पे आएगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ क्या? k प्लस। क्लियर? अब मैं आता हूँ k माइनस पे, सॉरी k नॉट पे। k नॉट वाला पार्टिकल है कायंस के साथ, जो उसका दूसरा पार्टिकल है वो क्या है? k नॉट। k नॉट है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो i3 -1/2 और 1, तो जो k -1/2 तो इधर आएगा, और 1 भी क्या आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? एक तरह से k नॉट। क्लियर? अब आपके पास कौन सा पार्टिकल बचा? एक बचा आपके पास ओनली ईटा। तो देखो जो पार्टिकल की बात कर रहे हैं पहले, तो पायंस हो गया, कायंस को ड्रॉ कर लिया। अब बचा आपका ईटा। तो देखो ईटा कहाँ आता है? 0 और 0 पे आएगा, मतलब जो आपका ईटा आएगा वो भी एक तरह से कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा आपका? ईटा। अब मैं बात करता हूँ इसके एंटी पार्टिकल की। तो देखो अब एंटी पार्टिकल में आप किसको ड्रॉ करोगे? एंटी पार्टिकल में एक तो जो नीचे आना चाहिए उसको ड्रॉ करो। तो पहले तो ये वाले जो पार्टिकल थे इसके एंटी पार्टिकल लो। तो देखो k प्लस का एंटी पार्टिकल क्या है? k माइनस। तो k माइनस का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा एक तरह से? देखो i3 कितना है? -1/2 और -1। तो देखो यहाँ पे यदि मैं इस पार्टिकल को ड्रॉ करूंगा, तो जो i3 है k माइनस का, i3 कितना है? -1/2, तो ये क्या जाएगा आपका एक तरह से? -1/2। तो यहाँ पे ये पार्टिकल आएगा -1/2 और -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से? k माइनस। क्या हो जाएगा? k माइनस। ऐसे जो दूसरा पार्टिकल है k नॉट बार, तो k नॉट बार पे क्या आ जाएगा? +1/2 और माइनस। तो +1/2 का है आपका यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से? +1/2 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? k नॉट बार। क्लियर? अब देखो यदि पाइयंस को आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? पाई प्लस है, क्या है? पाई प्लस का बार है, पाई प्लस का बार है, तो ये क्या देना चाहिए आपके पास? पाई प्लस का बार -1 और 0, तो पाई प्लस का बार क्या हो जाएगा? -1 और 0, यानी पाई प्लस का बार, यानी यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ पाई प्लस का बार, देखो i3 की वैल्यू क्या दे रहा है? -1, y क्या दे रहा है? 0। तो अपन को देखना है कि पाई जो प्लस है, पाई प्लस बार बाय i3 की वैल्यू -1, तो i3 की वैल्यू -1 ये आएगी, और y 0 आएगा। इसका मतलब यहीं पे क्या पार्टिकल आएगा आपका एक तरह से? पाई +1 का बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ मैं एंटी पार्टिकल को सारों को रेड से लिखता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? पाई प्लस का बार आ जाएगा। क्लियर? फिर पाई नॉट बार है, तो पाई नॉट बार के लिए क्या आ जाएगा? 0 0, तो पाई नॉट बार के लिए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 0 0। क्लियर? कोई डाउट? फिर अपन बात करते हैं पाई माइनस का एंटी पार्टिकल है, पाई माइनस का एंटी पार्टिकल 1 0 पे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंटी पार्टिकल आएगा, वो क्या आ जाएगा? पाई माइनस का बार। क्लियर? ये बना दिए अपने पास, सारे एंटी पार्टिकल बन गए। यदि ईटा का बनाना है तो वो भी क्या आएगा? 0 0 पे आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ईटा बार का भी, यानी आपके पास देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल आ गए? पाई नॉट आ गया, पाई नॉट का बार भी आ गया, ईटा भी आ गया, और ईटा नॉट, एक ही पॉइंट पे 4 पार्टिकल आ गए। क्लियर?
अब देखो अपन को इसमें क्या करना है, सारे पार्टिकल अपन ने क्या कर लिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, सारे के सारे पार्टिकल अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मैं बनाता हूँ इसमें कुछ लाइनें, ये वाली एक मैं ये बनाता हूँ, ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखो, या फिर आप ऐसे करो, पहले ये मत बनाओ, पहले आप कौन सा करो, पहले अपन चार्ज वाला बना लेते हैं, पहले चार्ज वाला बना लेते हैं। देखो इसमें ये वाले जो पार्टिकल है, ये वाली जो लाइन जा रही है, कौन सी, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑपोजिट होगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, इसका ऑपोजिट होगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं ये वाले पार्टिकल की लाइन मिलाता हूँ तो ये आपका क्या दे रहा है, Q इज इक्वल टू एक तरह से -1 दे रहा है। क्लियर। देखो ये वाले पार्टिकल देखो, K नॉट है, पाई नॉट है, ईटा नॉट है, तो ये भी क्या दे रहा है, एक तरह से माइनस में चार्ज दे रहा है। यानी ये वाला पार्टिकल भी आपका कैसा आ जाएगा, एक तरह से क्या आना चाहिए, इसका जो चार्ज आएगा वो भी एक तरह से कैसा आना चाहिए, आपका माइनस में आना चाहिए, सॉरी 0 आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये -1 आ गया, तो ये कैसा आ जाएगा आपके पास, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0। देखो इस पर भी 0 है, इस सभी पर 0 है, और इस पर भी क्या आपका 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पार्टिकल आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, सारे +1 आ रहा है, यानी इसका Q कितना हो जाएगा आपका, एक तरह से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। क्लियर। तो इस तरीके से ये लाइन तो बना सकते हो आप, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने किसकी बात की, चार्ज की बात हो गई। तो यहाँ पे देखो सारे चार्ज जिसका सेम था उसको मैंने एक लाइन से मिला दिया, इन सारे पार्टिकल का चार्ज सेम था, इसको मैंने एक लाइन से मिला दिया, और इनका चार्ज सेम था, उनको मैंने एक लाइन से मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरी लाइन बनाता हूँ। दूसरी लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूं, यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे अब जैसे K नॉट और K प्लस, अब जानते हो कि इसका जो S आता है वो क्या आता है आपका, कायंस का जो S आता है आप जानते हो कितना आता है, +1 आता है। यदि मैं यहाँ पे ये वाली लाइन मिलाता हूँ तो ये क्या बताएगा आपका, एक तरह से S इज इक्वल टू +1 बताएगा। क्या बताएगा, S इज इक्वल टू +1। यदि मैं ये वाली लाइन मिलाता हूँ, देखो ये वाली लाइन मिलाता हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू -1, क्योंकि आप जानते हो कि एंटी पार्टिकल का S भी चेंज होता है, तो ये +1 था तो ये क्या हो जाएगा, -1। सारों को यहाँ से आप मैच भी कर सकते हो, सारों की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने क्या किया, S वाली लाइन मिला ली, और इसमें देखो, इसमें इन सभी का S कितना है, 0 ही है। कितना है, 0। देखो यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि ये लाइन यदि मैं मिला भी लूं, इस लाइन को यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर भी लूं तो ये सारों की वैल्यू क्या बताएगा, एक तरह से S इज इक्वल टू क्या बताएगा, 0। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका एक तरह से, देखो पहले मैंने Q की वैल्यू के मिलाते हुए लाइन बनाई, तो ये Q वाली बनी, ये वाली और ये वाली, ये तो क्या था, Q था। ये वाली जो बनाई ब्लू मार्कर से जो बन रही है वो क्या है आपका, एक तरह से S है, वो क्या है आपका, एक तरह से S है। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं किसकी बात करता हूं, बन गया आपके पास Q बन गया, S बन गया। अब मेरे पास जो बचा है उसमें करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे कर सकते हो कि ये वाली जो ये वाला पार्टिकल है, अब देखो इसमें ये क्या आपका -1 है, और ये क्या, जो जो प्रॉपर्टी है वो तो मैंने सारी दर्शा दी, जो जो प्रॉपर्टी है वो मैंने सारी दर्शा दी। अब मैं ग्रीन मार्कर से आपके पास कुछ ड्रॉ करता हूँ, यानी एक तरह से ऑक्टेट बनाता हूँ, तो ये आपका एक तरह से ऑक्टेट बनेगा। ये वाली आप लाइन यहाँ पे मिला सकते हो, क्या मिल कर सकते हो, ये वाली लाइन यहाँ पे मिला सकते हो, और ये वाली लाइन आपकी पहले से मिली हुई है, क्या है, ये वाली लाइन पहले से मिली हुई है। फिर आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाली लाइन भी एक तरह से यहाँ से मिली हुई है, तो इसमें भी कोई मिलाने की जरूरत है नहीं। तो आपका ये वाला जो डायग्राम बन रहा है वो आपका क्या, एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम है। क्या है आपका, ऑक्टेट डायग्राम है। तो देखो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि इसमें किस टाइप से आपको ये ड्रॉ करना है। तो इस टाइप का ये जो डायग्राम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट। अब ये कैसे हुआ, फर्स्ट ये वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन तो ये हो गई। कौन कौन सी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6, और एक जो अपन ने एक्सिस लिया वो 7, और ये वाले क्या हो गई आपकी 8। इसलिए ये क्या कहलाता है, एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम कहलाता है। या तो आप ऐसे मान लो, या फिर अपन जो इसमें पार्टिकल काम में लेते हैं वो टोटल कितने, 8 पार्टिकल का डायग्राम बनाते हैं। यदि 8 पार्टिकल अपन मानते हैं तो कौन कौन से मानेंगे, कायंस मानेंगे, पायंस के ओनली पार्टिकल लेंगे, ईटा का पार्टिकल लेंगे, कायंस के ओनली एंटी पार्टिकल लेंगे। यानी टोटल मिलके यहाँ पे यदि एक तो मैं पायंस जो पार्टिकल है ये लूंगा, एक इसमें कायंस है, कायंस के मैं पार्टिकल भी लूंगा और एंटी पार्टिकल भी लूंगा। क्यों, क्योंकि जो उसका एस है वो चेंज होता है, प्लस और माइनस, और आई भी क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक तरह से ये पार्टिकल और ये एंटी पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल ले लिए, और ये एक पार्टिकल। तो देखो यहाँ पे यदि मैं पार्टिकल्स की संख्या गिनूं तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ऐसे मिलके ये टोटल कितने 8 पार्टिकल का डायग्राम बनता है। तो मैंने तो सभी पार्टिकल अंदर शो कर लिए, बट इसमें इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। तो ये है आपके पास एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम। तो इसको आपको बनाना है और साफ सुथरा बनाना है, बिल्कुल क्लियर बनाना है। तो इसको पहले जल्दी से ड्रॉ कीजिए, फिर अपन एक बेरियन का भी ऐसा का ऐसा डायग्राम बनाने वाले, तो इसको ड्रॉ कीजिए। कुछ भी इसमें लिखना नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम ही बनाना है। थ्योरी लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ये डायग्राम बनता है वह y एंड i3 के बीच में बनता है। और इसमें देखो जो जो लाइन मिल रही है वो सारी प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्या कर रही है? जो जो लाइन मिल रही है वो सारी क्या शो कर रही है? प्रॉपर्टी शो कर रही है। नोट करिए इसको, डायग्राम बनाइए। ये वाली लाइन है जो आप यदि नहीं मिलाते हो ग्रीन वाली तो भी सही है, ये डायग्राम कोई गलत नहीं है। यदि आप ये ग्रीन वाली लाइन नहीं मिलाते हो तो भी सही है, क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन है वो कोई नंबर को शो नहीं कर रही। जैसे ये वाला Q-1 को शो कर रहा है, ये Q0 को शो कर रहा है, ये Q+1 को शो कर रहा है, ये S+1 को कर रहा है, ये S0 को कर रहा है, ये S-1 को कर रहा है, बट ये वाली लाइन कोई भी शो नहीं कर रही। आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, चाहो तो बना भी सकते हो, तो गलत कोई भी नहीं है। क्योंकि कोई डायग्राम शो नहीं कर रही तो हो सकता है आपको यदि कंफ्यूजन हो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बनाओ इसको। एक तरह से ये आपने देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। बेंजीन आपने देखा है इस टाइप का, ये 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 और ये इस टाइप का ये बेंजीन बनता है। तो कुछ इसी टाइप का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो एक बार आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ बेंजीन कैसे बनेगा ये।
साथ में टेबल भी बनानी है, डायग्राम भी बनाना है, दोनों बनाने हैं। और डायग्राम बनाओ वो अलग अलग कलर के पेन से बनाना। टेबल तो बन गई होगी सभी की। टेबल बन गई क्या? तो मैं ये वैल्यू हटा रहा हूँ क्योंकि अब अपन को बनाना है बेरियन का। आप यदि बाद में सफाई से बनाना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। थर्ड ईयर में आपको अब तो पता लग गया होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डिफरेंट है, जो डायरेक्ट ना नोट से समझ आ सकती है ना बुक से समझ आ सकती है। और क्वांटम तो आपने देख ही लिया था कि आपको कभी भी बुक या नोट से समझ में नहीं आती। हो गया क्या सभी का?
अच्छा, डायग्राम का बिल्कुल करता हूँ। देखो डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो ये डायग्राम y और i3 के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? y और i3 के बीच में बनेगा। तो मैंने y और i3 के बीच में बनाया, ये i3 ले लिया और ये क्या ले लिया, y एक्सिस ले लिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि कौन आपके पास टोटल 8 पार्टिकल शो करने हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्टिकल था आपका पायम्स के 3 पार्टिकल थे, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस। उसको मैंने वैल्यू को देखते हुए जब शो किए तो ये तीनों पार्टिकल आ गए, पाई माइनस आ गया, पाई नॉट आ गया और पाई प्लस आ गया। फिर मैंने शो किए कायंस के पार्टिकल जो दो होते हैं, के प्लस और के नॉट। तो जब मैंने वैल्यू को देखते हुए शो किया तो के नॉट और के प्लस आपका यहाँ पे आएगा। और आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ड्रॉ करना तो आराम को आपको आता ही है कि कौन से एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करते हैं। और नीचे रह गया आपके पास कौन सा, कायंस का एंटी पार्टिकल। तो दो मैंने कायंस के एंटी पार्टिकल ले लिए, के नॉट का क्या हो गया, के नॉट बार हो गया, और के प्लस का क्या आ गया, के माइनस आ गया। तो उसको भी मैंने वाई और i3 की वैल्यू के बेस पे देखा तो ये वाली लाइन ये एंटी पार्टिकल की आ गई। अब देखो जो मैंने ये ब्लैक मार्कर से जो लाइन बनाई है वो क्या कर रहा है, क्यू को शो कर रहा है। ये वाले पार्टिकल को यदि मैं मिलाता हूँ एक लाइन से तो क्यू इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका भी क्यू -1 है, इसका भी क्यू -1। यदि मैं बीच वाले इन पार्टिकल को मिलाता हूं तो इसका क्यू कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 और इसका भी 0। यहाँ पे यदि मैं चार्ज मिलाता हूँ तो ये क्या बता रहा है, क्यू इज इक्वल टू +1 बता रहा है। यानी देखो पार्टिकल का क्यू +1 तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आपका +1 आ रहा है। फिर मैंने क्या देखा, Q की वैल्यू की लाइन को मिलाते हुए लाइन बनाई। फिर मैं मिला रहा हूँ S यानी स्टेंगनेस। यदि मैं इसकी स्टेंगनेस देखता हूँ तो S इज इक्वल टू +1 आती है, इसकी स्टेंगनेस देखता हूँ तो मैं S इज इक्वल टू -1। आप जानते हो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है ये, और एंटी पार्टिकल का S क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो +1 का क्या हो जाएगा, -1। इन सब का जो S है वो क्या आता है, आप सभी को पता है कि ये क्या आता है, आपका 0 आता है। तो इस तरीके से अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया है। अब मैंने बताया कि ये डायग्राम आपका कुछ बेंजीन के टाइप से बनता है। तो ये बेंजीन कैसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो आपका जो ग्रीन मार्कर से बेंजीन बन गया या नहीं बना। जो मैंने ये वाला एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी टाइप का होता है। तो इसमें ये देखो ये वाला बेंजीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया नहीं बना, जिसे अपन C6H6 के नाम से जानते हैं। तो ये वाला ये जो डायग्राम बना है वही आपका क्या कहलाता है, एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम कहलाता है। क्लियर? तो ये तो अपन ने बनाया है किसका, मेसोन का। अब आपको सेल्फ बनाना है किसका, बेरियन का। तो जल्दी से बनाइए, आपकी टेबल टॉपिक लगाइए, बेरियन का अष्टही डायग्राम या बेरियन का डायग्राम बनाना है। कौन सा बनाना है, यहाँ पे बेरियन का बनाना है। तो इस डायग्राम को तो मैं हटा देता हूँ, सभी ने कर लिया होगा। क्या आएगा आपके पास, बेरियन। अब देखो बेरियन डायग्राम में भी क्या है आपका बनेगा, तो वही y और i3 के बीच में। अब पहले तो अपन ये पार्टिकल लिख देते हैं। अब देखो बेरियन में क्या आपके पास 8 पार्टिकल है या नहीं, या अपन को कोई एंटी पार्टिकल यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो पार्टिकल तो ये हो गए, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये मान लिया मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर मैंने बात की किसकी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो आता है सिग्मा। क्या आता है आपका, 3 पार्टिकल आते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस। क्लियर? इसके पास 2 पार्टिकल आते हैं आपका कैस्कड़े, ई माइनस और ई नॉट। ये क्या आपका कैस्कड़े, जिसे अपन हाइड्रोन बोलते हैं। जो 8वां पार्टिकल है वो है आपका लैम्ब्डा नॉट। बताओ मुझे यहाँ पे जब 8 पार्टिकल आपके पूरे मिल गए तो क्या यहाँ पे मैं एंटी पार्टिकल बनाने की जरूरत है, कि आप बना भी लेते हो तो गलत नहीं है। बट यहाँ पे अपन को एंटी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डायग्राम ही ऑक्टेल कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है, क्योंकि इसमें 8 पार्टिकल अपन लेते हैं। तो जैसे ही अपन ने मेजन का बनाया था उसमें अपने पास टोटल कितने आ रहे थे, देखो पायंस के 3, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस 3, तो ये हो गए। फिर अपन ने लिया था कायंस के 2 यानी 5 और एक लिया था ईटा, टोटल कितने हो रहे थे, 6। तो जब 6 हो रहे थे तो यहाँ पे 2 पार्टिकल अपने पास कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने कायन का क्या ले लिया, एंटी पार्टिकल ले लिया। तो जब कायन का एंटी पार्टिकल 2 ले लिए तो वो क्या हो गए, 8 पूरे हो गए। तो इसी तरीके से अपने पास यहाँ पे पहले से 8 है तो एंटी पार्टिकल लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि बना लोगे तो भी गलत नहीं है, वैल्यू सही बताएगा, डायग्राम भी सही बनेगा। अब देखो इसकी वैल्यू भरते हैं। सबसे पहले जो आएगा आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज आप सबको पता है क्या होता है। यदि मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करूं, +1, न्यूट्रॉन का 0, इसका +1, इसका 0, इसका -1।
इसका -1, इसका 0, और ये क्या हो जाएगा एक तरह से लैम्डा है, तो लैम्डा का चार्ट क्या होता है आपका 0। फिर बेरियम नंबर, तो अब ये सारे बेरियम है क्योंकि इसमें कोई भी कायन सीटा नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या देंगे अपन को, बेरियम देंगे। क्लियर। फिर बात करता हूं मैं आई की, तो आप जानते हो प्रोटॉन का आई कितना आता है 1/2, न्यूट्रॉन का आई कितना आता है 1/2, क्योंकि डबलेट पार्टिकल है। सिग्मा क्या है, ट्रिपलेट है, तो इसका आई कितना आता है 1/1, यानी तीनों के क्या आते हैं +1। कैस्केड का क्या है, डबलेट है, यानी 1/2 और 1/2, और लेमडा आता है आपका क्या, सिंगलेट पार्टिकल है तो 0। अब अपन बात करते हैं किसकी, I3 की। ओमेगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ओमेगा क्यों नहीं होगा, ओमेगा एक तरह से रेजोनेंस पार्टिकल में गिना जाता है। जो ओमेगा की प्रॉपर्टी, अपन सारी प्रॉपर्टी मैच करते हैं, तो जो ओमेगा की प्रॉपर्टी है, एक सिंगलेट पार्टिकल होता है ओमेगा, जो अपन ने लिया था, जो बेरियम भी मानते हैं। तो एक तरह से जो मेजोन जो ओमेगा होता है, ओमेगा आपका किसमें माना जाता है, रेजोनेंस के अंदर माना जाता है। यदि आप नेट पे सर्च करना, यदि अपन इसी टाइप का रेजोनेंस का डायग्राम बनाते हैं, रेजोनेंस पार्टिकल का, तो यदि इसमें डेल प्लस प्लस, डेल प्लस, डेल नॉट, डेल माइनस, इस तरीके से एक सिग्मा स्टार प्लस आता है, सिग्मा स्टार माइनस आता है, इस टाइप से वहां पे ओमेगा भी आता है। तो ओमेगा होता है उसको रेजोनेंस में गिनते हैं, इसलिए अपन इसको साथ में नहीं लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ओनली ओमेगा लिया है, तो लैम्डा लिया है। तो ओमेगा अपन रेजोनेंस में होने के कारण इसको साथ में नहीं ले रहे हैं। क्लियर। वैसे तो आपके क्या है, वो भी एक तरह से सारे बेरियन ही है, बट इसमें अपन इसको रेजोनेंस पार्टिकल इसमें अपन कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए ओमेगा मैंने नहीं लिया, क्योंकि ओमेगा की जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे रेजोनेंस पार्टिकल से मैच करती है। अब देखो यहाँ पे I3 की बात है, तो I3 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटॉन के लिए 1/2 प्लस का 1/2, न्यूट्रॉन का आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा -1/2, ये +1, ये 0 और ये -1, ट्रिपलेट पार्टिकल है तो अलग से वैल्यू ले लेगा। कैस्केड माइनस है तो यहाँ पे -1/2, ये क्या हो जाएगा आपका +1/2, और लैम्डा 0 है तो ये I3 क्या हो जाएगा 0। फिर S, अब बताओ मुझे जल्दी से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का S बताइए कितना होता है 0। सिग्मा कितना होता है आपके पास, -1 -1 -1। कैस्केड का कितना होता है, सभी को पता होगा -2, तो ये कितना होता है आपका एक तरह से -2। और जो लेमड़ा होता है, अब बताओ मुझे लेमड़ा का ये S कितना होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपको टेबल याद है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लेमड़ा का S कितना होता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि लेमड़ा का S कितना होता है। याद है या नहीं है आपको, -1, बिल्कुल याद है मतलब, तो इसकी वैल्यू होती है आपको -1। क्लियर, तो ये -1। अब y की बात करते हैं, y आपका हाइपर चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बनाना, आपको हमको हाइपर चार्ज लिखना है। तो देखो b प्लस एस, 1 + 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 2 -1 देगा, 1 - 2 -1 देगा, और 1 - 1 क्या देगा 0 देगा। क्लियर। टोटल आपके पास 8 पार्टिकल की टेबल बन गई है। अब अपन करने वाले इसको ड्रॉ, तो ड्रॉ करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, तो जिसमें मैंने ये वाला ले लिया क्या I3, क्या ले लिया मैंने I3, और ये वाला जो इसके सेंटर में ले लिया वो मैंने ले लिया क्या y, क्या ले लिया y। अब इसमें भी सेम वही कि देखो यहाँ पे I3 की वैल्यू है वो 1 है, 0 है, 1/2 है और -1/2 है, तो आप वही 4 वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट ले लो आप, इसमें ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये आपका +1 हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर को क्या करना है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 1 है, 0 है और -1 है, यानी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ +1, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1। अब जल्दी से इसमें पार्टिकल ड्रॉ करो, तो पार्टिकल कैसे ड्रॉ करोगे, पार्टिकल कैसे ड्रॉ करोगे, देखो पार्टिकल प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या आ रहा है आपका I3 और y के बीच में बन रहा है, यानी I3 तो 1/2 है, तो आपका जो I3 है वो 1/2 ये होगा, और y कितना होगा 1, यानी ये पार्टिकल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा आपका प्रोटॉन आएगा। फिर न्यूट्रॉन के लिए -1/2 और 1, तो देखो I3 -1/2 है, तो I3 आपका ये -1/2 होगा, और y कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये पार्टिकल आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। सिग्मा प्लस देखो, +1 और 0, यानी I3 तो +1 है, तो I3 आपका +1 है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, जिसका नाम दे दिया मैंने सिग्मा प्लस। फिर सिग्मा नॉट है, 0 0 पर आएगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से सिग्मा नॉट आ जाएगा। सिग्मा माइनस है तो I3 -1 और 0, तो -1 और 0 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से सिग्मा -1।
फिर यहाँ पे बात करते हैं कैस्केड की। कैस्केड की बात करेंगे तो देखो कैस्केड माइनस क्या दे रहा है, -1/2 और -1। तो जो I3 की वैल्यू दे रहा है -1/2, तो -1/2 आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये एक तरह से क्या आ जाएगा, कैस्केड कैस्केड माइनस, और यहाँ पे जो कैस्केड नॉट है वो क्या आ रहा है, +1/2 और -1। तो +1/2, तो +1/2 ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैस्केड नॉट आ जाएगा। क्लियर। फिर आपके पास रह गया लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, 0 और 0। तो 0 और 0 पे क्या आ जाएगा आपका, एक तरह से लैम्बडा नॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसमें सारे जब लाइन को मिलाओगे तो क्या वैल्यू आपकी सही आती है क्या। तो पहले मैं बात करता हूँ किसकी, क्यू की। तो देखो यदि मैं इस वाली लाइन को मिलाता हूँ, ये क्यू क्या हो गया आपका, एक तरह से -1 हो गया, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है। इन सबको मिलाता हूं तो इसका क्यू कितना आता है आपका, 0 आता है। क्या आ गया आपका, क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। इन सबको मिलाता हूं तो इसका क्यू कितना आता है आपके पास, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, +1 आ गया। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब मैं मिलाता हूं इसकी एस वाली लाइन। तो देखो जब मैं इसको मिलाता हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एस कितना होता है, आप सब जानते हो, इसका एस कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। फिर सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट और लेमडा। तो देखो सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस, इस तीनों का एस -1 होता है। लेमडा नॉट है उसका भी एस -1 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी मैं इन सब पार्टिकल को मिला दूं, ये वाली जो लाइन है, तो ये भी क्या बताइए आपका एस इज इक्वल टू -1। और जो नीचे वाले पार्टिकल है कैस्केड, उन दोनों का जो सिग्मा होता है, एस होता है, वो क्या होता है आपका -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से एस इज इक्वल टू -2। ये लाइन मैंने थोड़ी ऊपर नीचे है तो आप सही से चेक करना। अब देखो आपके पास जो एस वाली भी लाइन बना दी और क्यू वाली भी लाइन बना दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर तो आपका बन गया। अब इसको यदि आपको बेंजीन की ड्रॉ करना है, तो बेंजीन की ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले ड्रॉ करूं या बाद में करूं, पहले आप लिख लो फिर इसको ड्रॉ करूंगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। देखो ये आपका व्यंजन ये बनेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो ये आपका एक तरह से वापस वही व्यंजन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपका कहलाता है एक तरह से बेरियम का ऑक्टेट डायग्राम। तो बनाइए इसको भी। बताओ ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया क्या, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसा डायग्राम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू, यदि ये वैल्यू याद है, टेबल याद है, तो आप अच्छे से इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। आज आपको कहीं जाना नहीं है, अभी अपन ने 2 डायग्राम सीखे हैं। इसके बाद अपन कुछ रिएक्शन जो आपके बीएससी के एग्जाम में जिस रिएक्शन को सॉल्व करना है, उसको मैं बताऊंगा कि आपकी जो बीएससी में रिएक्शन आएगी उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। जो भी अपन ने कल पढ़ा है वो एक तरह से कंपटीशन एग्जाम का था, तो मैंने पहले आपको कंपटीशन एग्जाम का बताया है कि उसमें किस तरीके से कंफ्यूजन होता है। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर एक बीएससी लेवल का है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ भी नहीं होगा सर, ठीक है।
दीपक ने कमेंट किया था कि सर ओमेगा को रेजोनेंस में क्यों नहीं लिया। रेजोनेंस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपन यहाँ पे रेजोनेंस का एक भी पार्टिकल अपने पास नहीं है, क्योंकि जो रेजोनेंस पार्टिकल का डायग्राम बनता है वो एक तरह से ऑक्टेट डायग्राम नहीं बनता, वो एक हेक्सागोनल टाइप का डायग्राम बनता है, तो वो अपने नहीं है, तो इसीलिए अपन को केवल ऑक्टेट डायग्राम ही बनाना है, इसलिए रेजोनेंस पार्टिकल का यहाँ पे कोई रोल नहीं लिया। हो गया होगा सबका तो बड़े आगे। हो गया, ठीक है। इसमें वो बेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन ऐसे बनेगा जो मैंने वैल्यू बनाई थी, देखो बेंजीन इस टाइप का बनेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये इस टाइप का क्या बनेगा, एक टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, तो ये आप रंगीन पेन से बना लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके कुछ रिएक्शन बेस वाले क्वेश्चन थे जो आपके लिए आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके बीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नोट लिखवाने जा रहा हूँ, वो नोट अपन समझेंगे, उसके बेस में फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन कुछ नोट लिखने जा रहे हैं, उस नोट को नोट करना। पहले तो इसको समझ लो कि क्या क्या है इसमें। देखो यदि अपन को कहा जाए, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यदि कोई भी रिएक्शन में संभावना को बताओ, किसी अभिक्रिया की संभावना, ये पूरा जो भी बता रहा हूं पूरा बीएससी बेस है, आपको यही फॉलो करना है। अभिक्रिया की संभावना पूछे, क्या पूछे, अभिक्रिया की संभावना पूछे, कोई भी रिएक्शन दे देगा और वो पूछेगा कि यह अभिक्रिया संभावित है या नहीं है, तो वहां पे आपको चार चीजें चेक करनी है। क्या, एक तो करना है सिग्मा क्यू, एक करना है आपका सिग्मा बी, एक करना है सिग्मा I3, एक करना है सिग्मा एस। यदि ये चारों क्या है आपके पास जीरो आ जाते हैं, ये चारे क्या आ जाते हैं आपके पास, एक तरह से जीरो आ जाते हैं, सारे के सारे जीरो, तो ये वाली यह अभिक्रिया क्या होगी, संभावित है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, संभावित है या वैलिड है या अनुमत है। और यदि ये जीरो नहीं आते, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी भी ऐसी हो जो जीरो नहीं हो रही या कंजर्वेटिव नहीं हो रही, तो वो वहां पे संभावित नहीं है। तो वहां पे आपको क्या लिखना है, यह असंभावित है। यानी सिग्मा क्यू हो, चाहे सिग्मा बी हो, चाहे सिग्मा I3 हो और सिग्मा एस हो, तो वो यदि नॉट जीरो है तो वो क्या आपके असंभावित है। क्या है आपके पास, असंभावित है। कल अपन ने जो भी रिएक्शन की है, जो भी कंसेप्ट किया है, वो बिल्कुल कंपटीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आगे जाके आप यदि कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें रुकोगे नहीं। अब सेकंड बात करते हैं अपने पास कि यदि अभिक्रिया की संभावना पूछे तब तो आपको ये काम करना है, ये चारों प्रॉपर्टी देखनी है, जीरो आती है तो संभावित है, जीरो नहीं आती तो संभावित नहीं है। क्लियर। यदि अभिक्रिया में, फिर मैं कहता हूं कि अभिक्रिया में क्या पूछा जाता है, अज्ञात कण पूछा जाता है। एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया में अज्ञात कण क्या आता है, अभिक्रिया में अज्ञात कण।
यानी कोई अननोन पार्टिकल अपन को फाइंड करना होता है, तो अननोन पार्टिकल में भी अपन ये चारों ही फाइंड करते हैं, ये चारों ही क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सिग्मा क्यू 0 आना चाहिए, सिग्मा बी 0 आना चाहिए, और सिग्मा I3 0 आना चाहिए, और सिग्मा एस 0 आना चाहिए। और हो सकता है किसी पार्टिकल में यदि लेप्टॉन पार्टिकल हो, यदि जरूरत पड़े लेप्टॉन की, तो आप उसमें क्या करना, यदि लेप्टॉन कण हो, यदि लेप्टॉन कण हो, तो वहां पे सिग्मा एल भी आपका 0 हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां से आपको क्या पता लगाना है कि अभिक्रिया में यदि कोई भी क्या पूछा जाए, अज्ञात कण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बीएससी के अकॉर्डिंग देखो रॉन्ग नहीं है, बट वहां पे क्या होता है, कई बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोगे तो वहां पे आपको कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि यही जो मैंने कल क्वेश्चन बताए थे वो सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। अब वो उसको मैं आज बताऊंगा कि ये किस तरीके से डिफरेंट रहता है, आप आगे देखो। अभी मैं बताऊंगा, रिएक्शन करेंगे तो पता लगेगा आपको किस तरीके से डिफरेंट रहता है। अभिक्रिया में अज्ञात कण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका संभावना पूछ सकता है, तो उसमें आपको ये वाला चेक करना है, नहीं है तो असंभावित है। सेकंड, अभिक्रिया में अज्ञात कण पूछेगा, अज्ञात कण में आपको ये चारों चेक करने हैं, यदि ये चारों क्या है, कंजर्व है, तो यहाँ से आप अज्ञात कण का मान निकाल सकते हो। और आप जानते हो कि जब यहाँ पे चारों कंजर्व है तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया हमेशा कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, यानी प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी या प्रबल क्रिया होगी। क्या होगी आपके पास? स्ट्रॉन्ग क्रिया होगी। क्लियर? एक आपके पास ये अज्ञात कण वाला पूछा जाता है, तो इसमें ये करना है, यदि अभिक्रिया में लेप्टॉन कण हो तो लेप्टॉन कण भी आप काम में लेके क्या निकालोगे, वहां पे डेल एल इज इक्वल टू 0, सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 निकालोगे। क्लियर? थर्ड अपन बात करते हैं कि कौन से टाइप की रिएक्शन पूछी जाती है। एग्जाम में आता है कोई भी रिएक्शन दी हुई है, उसका किस प्रकार की रिएक्शन है, तो वो बताना होता है। तो नेक्स्ट आता है विक्रिया में क्रिया का प्रकार। अभिक्रिया में क्रिया का प्रकार कौन सा है वो पूछा जाता है। अब देखो इसमें मैं पॉइंट लिखता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखता हूं कि यदि किसी अभिक्रिया में, किसी क्रिया में फोटोन होने पर, फोटोन होने पर वह हमेशा विद्युत चुंबकीय होगी, वह हमेशा क्या होगी, विद्युत चुंबकीय होगी। क्या होगी? वो विद्युत चुंबकीय होगी। क्लियर? सेकंड की बात करता हूं कि जब ये विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया है, यानी कोई भी अभिक्रिया में फोटोन है तो वो विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया है। फिर मैं कहता हूं कि यदि किसी अभिक्रिया में लेप्टॉन कण है, यदि किसी अभिक्रिया में या क्रिया में लेप्टॉन कण है, क्या है आपके पास, लेप्टॉन कण है, तो वह कौन सी होगी, दुर्बल क्रिया होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और उससे पहले फ्लो चार्ट बनाया वहां भी बताया था। तो लेप्टॉन कण है तो वह दुर्बल क्रिया होगी। क्या होगी आपके पास? दुर्बल क्रिया होगी। क्लियर? एक दुर्बल क्रिया में और आता है कि यदि आपके पास क्या हो, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी क्रिया में या अभिक्रिया में मेसोन कण का क्षय होता है, क्या होता है, मेसोन कण का डीके होता है या क्षय होता है, तो वह दुर्बल क्रिया होगी, तो वह दुर्बल क्रिया होगी। क्लियर? फिर आता है आपके पास, अब देखो अपन ने देख लिया कि यदि फोटोन है तो आपके पास क्या है, एक तरह से ये नोट्स में नहीं कराया, देखो ये आपके समझने के लिए है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा रिएक्शन बेस का, तो इसलिए मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ। तो देखो यदि किसी क्रिया में मेसोन कण का डीके होता है तो वो कौन सी होगी आपके पास, दुर्बल क्रिया होगी। लेप्टॉन कण है तो वह दुर्बल क्रिया होगी, और फोटोन कण है तो वो हमेशा क्या होगी, विद्युत चुंबकीय होगी। और यदि मैं कहता हूं कि वहां पे किसी क्रिया में, यदि किसी क्रिया में क्या आ जाए आपका, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाए या 2 से बड़ा हो जाए, क्या आ जाए, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाए या 2 से बड़ा हो, तो वहां वह क्रिया असंभावित है या असंभावित है। क्या है आपके पास, असंभावित है। अब यहाँ पे अपन को एक चीज और देखनी है, एक मैं टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे देखो सबसे पहले बना रहा हूं मैं I3 और बना रहा हूं मैं S, क्या बना रहा हूं, I3S।
अब यहाँ पे देखो आपके पास, यदि आपके पास क्या हो, फर्स्ट मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग की, एक मैं बात करता हूँ किसकी, वीक की। क्योंकि आप जानते हो जहां पे फोटोन आएगा वहां तो आप बिना देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको, आपको जो बीएससी में करना है वो ये चीज करनी है। ये टेबल है आपके पास, ये क्या आपके पास टेबल है। अब मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग में क्या होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग में जो I3 है वो भी क्या होना चाहिए आपका, कंजर्व होना चाहिए। और जो सिग्मा एस है वो भी आपका क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। यानी I3 भी कंजर्व होगा, एस भी कंजर्व होगा, बट इसके साथ साथ आप क्यू भी कंजर्व करोगे, बी भी करोगे और ये भी करोगे। यानी मैं कह सकता हूं इसमें क्या क्या हो सकता है आपके पास, क्यू बी, ये भी हो सकता है। तो इसमें भी यदि मैं ये वाली, ये दो तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको इसके बेस पे भी आप बता सकते हो कौन से टाइप की रिएक्शन है। और ये तो आपको करवाना ही है, जो चार्ज है वो तो आपको करवाना ही है। क्लियर। फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि वीक, अब वीक में क्या है आपके पास, यदि मैं वीक कहता हूं तो या तो इसमें I3 क्या हो, देखो मैं कह सकता हूं कि यदि आपका I3 क्या हो, नॉट कंजर्व हो, I3 क्या हो आपका, नॉट कंजर्व हो, सिग्मा एस कंजर्व हो, क्यू कंजर्व हो और बी कंजर्व हो, तो आपकी एक तरह से क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो देखो अब कल अपन ने क्या किया था, जो रिएक्शन देखी, रिएक्शन देखने के बेस पे अपन ने किया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा और कौन सा ईएम होगा। बट आपके जो बीएससी में क्वेश्चन आएगा वो तो क्या आएगा, कौन सा प्रकार है वो बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं। बट आगे जाके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको पार्टिकल देखने के बेस पे भी आपको बताना होगा, और वहां पे यदि कोई रिएक्शन वीक होगी बट ऑप्शन में आपका वीक नहीं होगा, तो वहां पे वीक नहीं होने पर आपको स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। तो उसका मैं रीजन आपको कल बता चुका हूँ। आज अपन को क्या करना है, ये सारे जो मैंने नोट लिखा है, पहले संभावना होती है किसकी होती है, नहीं होती, तो ये चेक करना है। यहाँ से आपको पता लगेगा, इसमें यदि डेल एस की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ जाती है, या 2 से बड़ी आती है, 2 से छोटी, 2 से बड़ी या इक्वल आती है, तो वह भी संभावित नहीं होगी। फिर मैंने अभिक्रिया में कोई भी अज्ञात कण निकालना है तो ये सारे नियम आपको फॉलो करवाने हैं, चारों के चारों। और यहाँ पे यदि लेप्टॉन कण है तो सिग्मा एल भी करवाना है। फिर यदि किसी क्रिया में फोटोन होता है तो हमेशा विद्युत चुंबकीय होगी। यदि किसी क्रिया में लेप्टॉन कण है तो वह हमेशा क्या होगी, दुर्बल क्रिया होगी। यदि किसी क्रिया में मेजॉन कण का डीके होता है, मेजॉन कण में आता है आपके पास पायोन और कायोन, यानी एक अभिक्रिया के पश्चात ओनली पायोन आता है या ओनली कायोन आता है, तो वो क्या होगा एक तरह से। अब देखो अभिक्रिया के पश्चात की बात कर रहा हूँ कि डीके का मतलब होता है अभिक्रिया के बाद। अभिक्रिया के बाद यदि कोई आपका मेजॉन निकलता है तो वहां पे क्या होगी, आपकी दुर्बल होगी यानी वीक होगी। यदि किसी क्रिया में सिग्मा एस ग्रेटर देन 2 आता है तो वह संभावित है। अब ये तो आप इस पे इंपोर्टेंट लगा ही देना, ये जो रिएक्शन है, ये जो टेबल है, इस पे तो आप इंपोर्टेंट लगा ही देना कि सारों का ठीक है, सारे करो ना करो, बट ये आपको दोनों है, इसके बेस पे तो आपको करना ही है। अब यहाँ से आप बता सकते हो यदि I3 कंजर्व नहीं होता तो आपके पास क्या है, I3 कंजर्व नहीं होता तो आपके पास क्या है, ये वीक है। यदि हो सकता है इसमें एस भी कभी भी कंजर्व नहीं हो तो वो भी वीक में मानी जाएगी। यदि मैं कहता हूं कि I3 और एस को कंजर्व हो जाता है जब तो वो स्ट्रॉन्ग ही है, डी और क्यू तो वो वैसे ही होने हैं। यदि मैं बात करता हूं कभी भी ये कंडीशन आ जाए कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो भी आप उसको किस में मानोगे, वीक में मानोगे। यदि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो भी किस में मानोगे, वीक में मानोगे। यदि इन दोनों में से क्या हो, I3 नहीं है और एस है, तो भी आप इसको किस में मानोगे, वीक में मानोगे। तो ये एक कंसेप्ट है जो दिमाग में आपके बिठा देना, जो आपको बीएससी में करना है वो इसी बेस का कंसेप्ट करना है। क्लियर। तो एक बार आप 2 मिनट में इसको शॉर्ट में यदि नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूं। अब अपन कल जो अपन ने क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन को करते हैं। तो कल किसी ने स्ट्रॉन्ग भी बताई है, किसी ने वीक भी बताई है, तो कल जो अपन ने कंसेप्ट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग सही भी बताई है। बट आज जो अपन कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे पता लगेगा कि उसमें क्या डिफरेंट है और आगे क्या डिफरेंट होने वाला है। तो जो आपको बीएससी में काम में लेना है वो ये चीजें काम में लेनी है, तो आप इसको इंपोर्टेंट लगा के ये सारे नोट नोट करिए। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अपन डायरेक्ट आगे बढ़ते। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, कोई रिएक्शन दे देगा और डायरेक्ट वो नाम से कहेगा
कि बी की वैल्यू या बेरियन का कंजर्वेशन कराइए, लेप्टॉन का कराइए, आई का कराइए, I3 का कराइए या एस का कराइए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, प्रॉपर नाम से पूछ ले सकता है। तो एक रिएक्शन दे देगा और उसमें बोलेगा, या 3 रिएक्शन दे देगा उसमें बोलेगा कि चार्ज और बेरियन का कंजर्वेशन कराइए, तो आप केवल 2 चीज का कराना है। यदि वो पूछेगा सारों का करवाइए तो सारों का करवाना है, अज्ञात कण पूछे तो सारों का करवाना ही है, और यदि क्रिया का प्रकार पूछे तो भी सारों का करवाना ही है। हटा दो इसे। अब ये यूनिट है जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब कल आपकी 1-2 घंटे की क्लास रहेगी, कल शाम को 6 बजे क्लास होनी है। उस क्लास में अपन एक क्वार्क का कंसेप्ट है, जो इसके जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है या मूल कण है वो क्वार्क से बने होते हैं। तो क्वार्क का एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस कौन से क्वार्क से बना होता है, न्यूट्रॉन पार्टिकल पायन किस से बना होता है। तो उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो लगभग अपन 2 घंटे में उसको पूरा करेंगे और कल इस यूनिट को एंड करेंगे। तो ये यूनिट आपके अकॉर्डिंग भी तैयार हो जानी चाहिए, और मैं प्रॉपर एक स्लाइड तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपके इस यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेंगे अपन और उसको अपन सॉल्व करेंगे एक स्लाइड के द्वारा। तो उसमें भी मैं वो आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा कि एक स्लाइड शो बना रहा हूँ अभी मैं, कि सारे क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन में इस यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन लेंगे और अपन सॉल्व करेंगे। हो गया तो हटाओ। ठीक है, कर लिया तो बढ़ो आगे, आ जाओ कल वाले रिएक्शन पे। अब ये टेबल तो आज आप दिमाग में बिठा लेना, आपके एक टेबल में यही काम आने वाली है ज्यादा। देखो मैं जो कल वाली रिएक्शन थी वही आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी पाई माइनस प्लस पी न्यूट्रॉन प्लस का पाई नॉट। सेकेंड क्वेश्चन थी आपकी पाई माइनस प्लस पी लैम्बडा नॉट प्लस का के नॉट। फिर आपके पास थी सेकेंड थी, थर्ड वाली थी पी प्लस फोटोन पी प्लस पाई नॉट। फिर डी थी आपके पास, या फोर्थ वाली थी, वो थी आपके पास सिग्मा नॉट प्लस डेल नॉट प्लस फोटोन। बताओ ये रिएक्शन किस किसने सॉल्व की, और फर्स्ट का आंसर किसने निकाला था, सेकंड का आंसर किसने क्या निकाला था। जल्दी से बताइए कि फर्स्ट का आंसर क्या निकाला था, सेकंड का आंसर क्या निकाला था सभी ने, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व किया हुआ है तो ही बताना है, जिसने किया है। बिल्कुल, बहुत जनों ने स्ट्रॉन्ग ही बताई थी, तो बिल्कुल अपन चेक कर लेते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग के लिए जो मैंने आज प्रॉपर्टी बताई, क्या बताई, Q B3 I3 और S, यदि ये चारों जीरो होंगे तो बिल्कुल आपकी ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो अपन एक बार चेक भी करते हैं इनको। यदि मैं Q की बात करूं, -1 +1 जीरो हो गया, ये जीरो है, ये जीरो, मतलब सिग्मा क्यू यहाँ पे क्या है आपका, एक तरह से कंजर्व है। ठीक है, यदि मैं बेरियन की बात करूं, पायंस बेरियन में नहीं आता, ये 1 आता है, ये 1 आता है, और ये क्या आता है आपका 0 आता है। इसका मतलब ये क्या होगा, बेरियन भी क्या है आपका कंजर्व है। एग्जाम में आपको प्रॉपर जो रिएक्शन लिखते हो वो इसी टाइप से लिखनी है, इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, एकदम घास काट के मत आना। फिर क्यू बी हो गया, I3 की बात करनी है तो I3 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखो प्रोटॉन का I3 यानी -1 हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, डबलेट के लिए 1/2, न्यूट्रॉन के लिए I3 1/2, और पायंस के लिए बताऊं मुझे जल्दी से, I3 क्या हो जाएगा आपका 0। देखो ये कितना हो रहा है, -1 + 1/2 कितना, -1/2, इधर -1/2 है, मतलब ये भी क्या आपका एक तरह से कंजर्व है। यदि मैं एस की बात करता हूँ, पायंस का एस कितना है 0, प्रोटॉन का एस कितना है 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी ये भी क्या आपका एक तरह से कंजर्व है। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी एक टेबल में बताया था कि Q B I3 और S कंजर्व है, तो आपका ये रिएक्शन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग है, यानी यह कौन सी रिएक्शन है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है।
कौन सा आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे तो इसमें ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए तो उसमें तो आपको शायद कोई भी डाउट होगा नहीं कि ये सारी क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। बिल्कुल वैलिड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। देखो सेकंड में क्या है आपके पास, यदि मैं Q की बात करूं तो -1, प्रोटॉन की बात करूं तो +1, लैम 0 और 0। ये भी आपका क्या है, Q कंजर्व है, सभी को पता है। सेकंड वाली बताइए क्या आंसर आया था। यदि मैं B की बात करूं तो B क्या है आपके पास, एक तरह से पायन्स है तो 0 हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए 1 हो जाएगा। लैम्डा बताओ क्या है आपका, लैम्डा क्या है आपका, बेरियन है तो 1 हो जाएगा, कायन्स क्या हो जाएगा 0। ये भी क्या है आपका कंजर्व है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन बात करते हैं QB और I3, QB और I3। अब इसमें क्या होगा आपके पास, देखो I3 की बात करते हैं तो I3 में हो जाएगा आपके पास क्या, I3 की वैल्यू इसकी -1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी एक तरह से 1/2, -1 + 1/2 क्या -1/2। लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट क्या है, सिंगलेट पार्टिकल है, उसका I3 0 होता है। और K नॉट है तो K नॉट का क्या होगा, K प्लस और K नॉट, तो K नॉट का क्या हो जाएगा आपका -1/2। तो ये भी कंजर्व है, यानी ये भी आपका क्या है, कंजर्व है। क्लियर। फिर अपन ने बात की थी एस, तो एस के लिए जो पायन्स है, पायन्स के लिए आप सभी को पता है कि एस 0 आता है, प्रोटॉन के लिए 0 आता है। बताइए जल्दी से, लैम्डा नॉट के लिए अपन ने एस क्या लिया है, -1 लिया है, तो लैम्डा नॉट के लिए अपन ने एस क्या ले लिया, -1। के नॉट के लिए क्या हो जाएगा एस, बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे के नॉट का एस बताइए कि के नॉट का एस कितना होगा। +1, बिल्कुल +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो ये भी क्या आपका कंजर्व है। देखो इसमें Q भी कंजर्व हो गया, B भी कंजर्व हो गया, I3 भी हो गया, S भी हो गया, मतलब अभिक्रिया वैलिड तो है ही, और साथ साथ में क्या है, ये भी कैसा इंटरेक्शन है आपके पास, एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो इसमें तो मैं बिना सॉल्व किए भी बता सकता हूँ कि ये कौन सी रिएक्शन है, बट आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन में आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का मिलेगा। तो आपको एग्जाम में सारे रूल्स लगाने हैं, सारे रूल्स लगाने के बाद आपको बताना है कि ये कौन सी है, EM रिएक्शन है। वैसे तो अपन को यहाँ से देखने से ही पता लग गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, अपने EM रिएक्शन है। तो ये फोटोन इसमें भी आ गया, फोटोन इसमें भी आ गया, मतलब ये दोनों रिएक्शन कैसी है, EM रिएक्शन है। बट मैंने एक लाइन और लिखवाई थी आपको कि यदि किसी पार्टिकल में मेसोन का डीके होता है, यदि किसी पार्टिकल में मेसोन का डीके होता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्या हो सकती है, आपकी दुर्बल अंजनन क्रिया भी हो सकती है। बट यहाँ पे फोटोन के प्रेजेंट के कारण यह अभिक्रिया कैसी होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, विद्युत चुंबकीय होगी। अब इसमें भी आपको एग्जाम में चेक भी करना है कि ये कौन सी होगी। तो देखो यदि Q है तो +1 हो जाएगा, फोटोन का 0 हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ P का क्या होगा आपके पास, +1 होगा। पाई नॉट का क्या होगा, एक तरह से 0 होगा। तो ये क्या है आपका Q है। अब बात करते हैं बेरियन की। तो क्या फोटोन का बेरियन अपन क्या लेंगे, बताओ यहाँ पे। यदि मैं प्रोटॉन का क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, इस प्रोटॉन का 1 ले लेता हूँ, और इसका क्या ले लेता हूँ आपके 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये भी क्या आपका ये वाला कंडीशन देगा। यदि मैं I3 की वैल्यू की बात करूं तो I3 क्या होता है आपके पास, प्रोटॉन के लिए 1/2, प्रोटॉन के लिए 1/2, पाई नॉट के लिए क्या आ जाएगा, पाई नॉट के लिए आप जानते हो सभी की वैल्यू क्या आती है, I3 की वैल्यू 0 आती है। और ये भी क्या रहता है, जो फोटोन है वो तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू 0 देता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी कंजर्वेटिव है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे S की। तो देखो S के लिए बात करोगे तो प्रोटॉन के लिए S क्या आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए यदि मैं S की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा 0, इसके लिए भी 0, और इसके लिए भी 0, और इसके लिए भी 0। तो ये भी क्या है आपकी, देखो चारों रिएक्शन बता रही है अपन को। अब इसमें देखो यदि आप ऐसा मत कर लेना कंफ्यूजन में कि चारों कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये भी स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका फोटोन प्रेजेंट है। तो मैंने नोट में यही चीज लिखवाई है, चारों स्ट्रांग होने पर भी ये फोटोन क्या दे रहा है अपन को, EM रिएक्शन बता रहा है, ना कि स्ट्रांग। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे रूल लगा लो और नीचे लिख भी लो कि यह स्ट्रांग है, नहीं। यहाँ पे जो ये अभिक्रिया है वो कैसी है, विद्युत चुंबकीय है। कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है, EM इंटरेक्शन टाइप की है। कौन सी है आपके पास, EM इंटरेक्शन टाइप की। बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, फोटोन है, फोटोन आ गया, मतलब ये भी कैसी होनी चाहिए आपके पास, एक तरह से कैसी होनी चाहिए आपके पास, EM रिएक्शन होनी चाहिए। यदि इसमें भी मैं कंजर्वेटिव कराऊं तो देखो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू नॉट आ जाएगी, नॉट आ जाएगी और नॉट आ जाएगी, तो Q बिल्कुल कंजर्व है। बेरियन की बात करता हूं तो सिग्मा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ये भी कंजर्व है। यदि मैं I3 की बात करता हूं तो सिग्मा नॉट के लिए 0 आ जाएगा, इसके लिए भी 0 आ जाएगा, और इसके लिए भी 0 आ जाएगा, ये भी कंजर्व है। और यदि मैं S की बात करता हूं तो जल्दी से बताइए मुझे कि सिग्मा नॉट का S क्या था और लैम्डा नॉट का क्या था। लैम्डा नॉट का तो अपन ने S लिखा है -1, ठीक है, बताओ जल्दी से, सॉरी
ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और मुझे ये बताओ सिग्मा नॉट का एस जल्दी से कितना होता है? हाँ बिल्कुल, जो प्रोबेबिलिटी है वो फोटोन को देंगे, तो इसका जो एस होता है वो कितना होता है? सिग्मा नॉट का होता है आपके पास कितना? -1। कितना होता है आपका? -1। तो ये हो जाएगा -1। ध्यान रखना कि एक ही इसमें एस याद रखने जैसा है, वो होता है एक तो ओमेगा का जो -3 होता है, और एक होता है आपके पास जो कैस्केड का जो -2 होता है। ये दो एस ऐसे है जो कंफ्यूजन कर सकते हैं, बाकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेगा। ये भी क्या आपका कंजर्वेटिव है, बट यहाँ पे ये भी रिएक्शन कैसी होगी? चारों है तो कंजर्वेटिव, बट इसमें भी ये रिएक्शन कैसी है आपके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी? एक तरह से ईएम इंटरेक्शन टाइप को शो करेगा। किसको शो करेगा आपके पास? ईएम इंटरेक्शन टाइप को शो करेगा। क्लियर? तो ये सभी ने कर लिया हो, सभी ने सॉल्व की हुई है, तो मैं इसको हटा सकता हूं, तो आगे बढ़ता हूं मैं। या किसी को नोट करनी है? यदि किसी को नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे वाले रिएक्शन सॉल्व कराता हूं। इन चारों रिएक्शन में किसी भी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि सारे कंजर्वेटिव है तो स्ट्रॉन्ग है, यदि फोटोन प्रेजेंट है तो ईएम है। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? बढ़े आगे। लिखना हो तो नोट करिए, यदि नहीं लिखना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं। वैलिड में ऐसा है कि जो भी रिएक्शन आपके पास ये चारों फॉलो हो जाते हैं, क्यू बी आई थ्री और एस, इसका मतलब वो वैलिड है। यदि ये फॉलो नहीं होते, इसका मतलब इनवैलिड है। क्लियर? और यदि सिग्मा एस की वैल्यू यदि 2 के इक्वल आ जाए, 2 से बड़ी आ जाए, तो वो भी क्या होती है? इनवैलिड होती है। तो यदि इन चारों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करता, और यदि आपके पास चार्ज ही वहां पे कंजर्वेटिव नहीं हो रहा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही इनवैलिड होगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन बिना चार्ज के पॉसिबल नहीं होती, बिना बेरियर नंबर के पॉसिबल नहीं होती। बढ़ो आगे में। लिख दिया होगा, और नहीं लिखा उसने सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये तो आपका सारा होमवर्क था। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। यदि एक गलत हो तो वैलिड होगी क्या? तो वैलिड नहीं होगी। आपको जो बीएससी में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसमें तो यही करना है कि वैलिड कब होगी? जब आपके पास क्यू बी आई थ्री और एस जब चारों कंजर्वेटिव हो। जब चारों में से कोई एक कंजर्वेटिव नहीं हो तो वहां पे इनवैलिड होगी। ठीक है? वैसे तो इसका जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से देखे तो उसमें यदि वैलिड और इनवैलिड के लिए अपन चेक करते हैं, एक तो लेप्टर नंबर, एक बेरियन नंबर, और एक इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीनों जब वैलिड माने, जब कंजर्व हो जाते हैं, तो वो वैलिड मानी जाती है। बट आपको यहाँ पे ये चार चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फोर्थ हो गई, तो अब अपन बात करते हैं किसकी? 5 की। 5 है आपके पास 6 है आपके पास कैस्केड माइनस। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में बहुत जनों ने मिस्टेक की भी होगी, और आज जो कर रहे हैं वो उससे डिफरेंट भी है। फर्स्ट बात करते हैं इसमें, क्यू की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, आई थ्री की बात करते हैं, और एस की बात करते हैं। क्लियर? जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या है आपके पास? लेमडा नॉट। लेमडा नॉट का क्यू 0 है, प्रोटॉन का क्यू कितना है आपके पास? +1 है, इसका कितना है आपका? -1 है। बेरियन का क्या है आपके पास? यदि मैं बेरियन की बात करूं तो लेमडा क्या है आपका? 1 होगा, प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा, और ये क्या होगा? 0। कंजर्व है, कंजर्व है। क्लियर? आई थ्री क्या है आपके पास? आई थ्री क्या है आपके पास? यदि आई थ्री की बात करता हूं तो आई थ्री की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? लेमडा नॉट, सिंगलेट पार्टिकल है 0। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका? 1/2। अब यहाँ पे जो पाई माइनस है उसके लिए क्या आ जाएगा? एक तरह से पाई -1। ये कंजर्व है कि आप बताओ? ये कंजर्व कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 0 कभी हो ही नहीं सकता। फिर एस की बात करते हैं, तो जल्दी से बताओ एस इसका क्या लिया था अपन ने? -1 लिया था। प्रोटॉन का क्या लिया था? 0 लिया था। और जो पाई माइनस है, पाई माइनस का एस क्या होता है आपका? 0 होता है। तो देखो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? एक तरह से
ये भी हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने बताया था अभी जो आपको टेबल बनवाई थी उसमें मैंने आपको लिखाया था, या एक टेबल बनवाई थी उसमें क्या था आपके पास कि यदि आपका I3 कंजर्व नहीं होता, यदि आपका I3 कंजर्व नहीं होता और यदि आपका S भी कंजर्व नहीं होता, या इन दिनों में से कोई भी एक कंजर्व नहीं होता, या तो S कंजर्व हो सकता है तो I3 नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी इसमें। आई देखो वैसे जो प्रॉपर आई वाला जो कंसेप्ट है वो वैसे निकालते हैं, बट आई वाला अपवाद भी निकालता है कहीं भी। तो कहीं भी अपन जो रिएक्शन में आपको चेक करना है तो वहां पे जनरल अपन आई का थर्ड कंपोनेंट I3 लेते हैं। आई जनरली बेसिक बार बार लेते नहीं है, बट आई यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लेना। तो आई यदि आपको सही लगे तो लेना, बल्कि मत लेना, ठीक है। क्योंकि आई वाला क्या है, कई बार आपको अपवाद को शो करेगा, हो सकता है कभी वो नेगेटिव में वैल्यू देगा, कभी हो सकता है वो आई कंजर्वेटिव नहीं होगा, तो इसलिए आप वहां पे कंफ्यूजन में पड़ोगे, इससे बेटर है नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, ये नहीं हो रही और ये नहीं हो रही, मतलब I3 और S ये दोनों कंजर्व नहीं हो रहे। और जब ये दोनों कंजर्व नहीं हो रहे तो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए क्या, वीक। क्या आना चाहिए, वीक। क्योंकि जो आज अपन ने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, वीक पढ़ा है, कि इसका आंसर वीक आना चाहिए। और बहुत जनों ने आंसर जो कल के बेस पे बताया है वो बताया स्ट्रॉन्ग, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तरह से वीक आएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वीक रिएक्शन है। क्लियर, कौन सी रिएक्शन है, वीक। यहां से आपको पता लग गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, वीक है। अब इसका एक कंसेप्ट और है जो मैंने लिखाया है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी रिएक्शन में यदि मेजॉन का डीके होता है तो मेजॉन में आपके पास कितने पार्टिकल आते हैं, पायंस, कायंस और ईटा। तो देखो यहाँ पे ये एक तरह से क्या कर रहा है, मेजॉन को डीके कर रहा है। क्या कर रहा है, मेजॉन को डीके कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि मेजॉन का डीके हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, एक तरह से वीक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, दुर्बल अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। क्लियर। बट आपको क्या वो याद नहीं रखो तो आप तो ये वाला कंसेप्ट याद रख लेना कि इसमें क्या होगा, वीक आएगा। अब यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपके एक एग्जाम में आ चुकी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में शायद कोई ना कोई एग्जाम था उसमें आ चुकी है। और उसमें क्या था, आपके पास इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें कौन कौन सी क्रिया होगी, जिसमें एक तो था गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण क्रिया, एक तो था गुरुत्वाकर्षण क्रिया, बी था उसमें प्रबल क्रिया, सी था उसमें विद्युत चुंबकीय क्रिया, विद्युत चुंबकीय क्रिया, और डी था इसमें क्या, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का कोई ऑप्शन आता है, क्या आता है, इस टाइप का यही क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में आया था। और इसमें आपने प्रबल बताया, वो भी गलत नहीं है, बट आपकी जो बीएससी लेवल में देखोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका बीएससी में इस तरीके से निकालता है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल होगा, तो ग्रेविटेशनल तो इसमें होना ही होना है, तो ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल इसमें राइट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल सभी में आता है, कोई भी पार्टिकल हो। प्रबल क्रिया, अब देखो यहाँ पे यदि अपन इसके बेस पे देखते हैं तब तो यहाँ पे प्रबल क्रिया नहीं है। यदि इसके बेस पे देखते हैं तब तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे विद्युत चुंबकीय भी नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्या कहती है, फोटोन का प्रेजेंट बताती है। तो यहाँ पे फोटोन है नहीं, तो विद्युत चुंबकीय भी नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें इनमें से कोई नहीं। यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं इसको वीक मानता हूँ, क्या मानता हूँ, इसमें वीक मानता हूँ, तो अब वैसे तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्योंकि ये वीक है और वीक वाला इसमें से कोई नहीं है, तो अपने पास आंसर ये आना चाहिए। बट उस एग्जाम में उन्होंने क्या किया, ये वाला जो आंसर था वो ये न मानकर क्या किया, ये मान लिया, और यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज कर लिया कि सभी। यहाँ पर जो आंसर था वो चेक कर लिया सभी, और उन्होंने आंसर माना प्रबल क्रिया। अब ये प्रबल किस बेस पे, इन्होंने प्रबल माना है कौन से पार्टिकल के बेस पे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आपने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, फ्लो चार्ट में मैंने आपको 2 लाइन लिखवाई थी कि जो लेप्टॉन पार्टिकल होता है वो दुर्बल क्रिया के लिए मान्य होता है, जो हेड्रॉन पार्टिकल होता है वो स्ट्रॉन्ग के लिए मान्य होता है। उसके बेस पे उसने ये आंसर माना है क्या, स्ट्रॉन्ग। तो मैंने जो कल आपको कंसेप्ट बताया है, तो मैंने अभिक्रिया को देखने के बेस पे जो कंसेप्ट बताया है वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। बट इसमें जो अपन आपको बीएससी में निकालना है वो ये निकालना है, और इसका आंसर क्या निकलेगा, आपका वीक निकलेगा। तो देखो हर कंपटीशन एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा के देता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए ये वाला सेम क्वेश्चन वहां पे इस तरीके से घुमा हुआ था। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपने कल कमेंट में भेजा तो भी स्ट्रॉन्ग ही भेजा होगा, बट यहाँ पे है कौन सी, ये वीक। यदि ये इस टाइप से ऑप्शन मैच करने हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करोगे। कब करोगे, जब आपके पास इसमें वीक का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसे स्ट्रॉन्ग माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अपन ने फ्लो चार्ट बनवाया, इसमें 2 लाइन लिखी थी कि लेप्टॉन पार्टिकल दुर्बल के लिए मान्य है, हेड्रॉन पार्टिकल किसके लिए मान्य है,
प्रबल के लिए। तो देखो यहाँ पे सारे जो भी पार्टिकल है आपके पास सारे के सारे क्या है, हेड्रॉन, सारे के सारे क्या है, हेड्रॉन है। आपका जो मेजॉन होता है वो भी एक तरह से हेड्रॉन में ही आता है, तो ये सारे क्या है, हेड्रॉन, इसलिए ये इसने इसको क्या माना है, स्ट्रॉन्ग माना है। क्लियर, कोई डाउट है नहीं आपको? बताओ एक बार कमेंट करके, किसी को कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में? बहुत जनों ने स्ट्रॉन्ग मानी है, बट स्ट्रॉन्ग मानी है किसके बेस पे, रिएक्शन को देखने के बेस पे। आपको बीएससी में ये वाला कंसेप्ट काम में लेना, ये वाला कंसेप्ट लोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वीक आएगा। बताओ यहां तक यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। शायद अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कल वाला और आज वाला की क्या था उसमें, ठीक है, क्योंकि आपको मैं प्रॉब्लम जो है संभावना वो है आपके डिग्री की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैस्केड की। कैस्केड में क्या है, क्यू, क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, इसका -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैस्केड का चार्ज -1, लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट का चार्ज -1 और ये भी क्या आपका -1, यानी कंजर्व है। यदि बी की बात करूं तो 1, लैम्डा की बात करूं तो 1, ये 0, तो ये भी क्या आपका कंजर्व है। I3 की बात करूं तो कैस्केड, कैस्केड माइनस क्या आता है आपका, कैस्केड माइनस आता है आपका I3 कितना, बताओ जल्दी से। I3 आता है आपका कितना, -1/2, डबलेट पार्टिकल है। लैम्डा नॉट होता है 0 और पायंस होता है आपका -1। तो अब देखो यहाँ पे भी देखो आपका I3 कंजर्व नहीं है, और जैसे यहाँ पे I3 कंजर्व नहीं होता तो ये भी रिएक्शन किस में मानी जाएगी, वीक में मानी जाएगी। ये भी रिएक्शन किस में मानी जाएगी, वीक में। एस की बात करते हैं तो एस में देखो कैस्केड का क्या होता है आपके पास, -2 होता है। लैम्डा नॉट का क्या होता है आपके पास, -1 होता है, और पायंस का कितना होता है 0। तो ये भी क्या आपके पास देखो -2 + 1, तो ये क्या देगा आपका, -1 देगा, और -1 देता है तो ये भी क्या आपका एक तरह से कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी रिएक्शन कैसी होगी आपके पास, वीक होगी। बट हाँ, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रिएक्शन आ जाती है तो उसमें यदि वीक का ऑप्शन नहीं है तो आपको कौन सा मानना होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग माननी होगी। कौन सी माननी होगी, स्ट्रॉन्ग। बट आपके बीएससी लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपको कौन सी माननी है यहाँ पे, वीक माननी है। कौन सी माननी है, दुर्बल क्रिया। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। अब देखो कल वाले में तो आप कंफ्यूजन भी हो रहे थे, आज वाले में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। आपका सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि कोई भी I3 या S कंजर्व होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो वीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7 नंबर, K0 पाई प्लस पाई माइनस, ठीक है, ये हो जाएगी। और फिर है आपके पास क्या, 8 नंबर की, 8 नंबर है आपके पास फोटोन। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, +1, और ये क्या हो जाएगा, -1, यानी बिल्कुल कंजर्व है। बेरियन की बात करें 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0, क्योंकि ये तीनों क्या है आपके पास, मेजॉन होते हैं। यदि मैं I3 की बात करता हूं तो K के लिए I3 कितना आता है, सभी को पता है कि K के लिए I3 -1/2 आता है। क्यों, क्यों K प्लस और K0 होता है, K प्लस वाली वैल्यू प्लस वाला ले जाता है तो इसके पास माइनस ही बचता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास +1 और ये बचेगा आपके पास -1, तो ये क्या है यहाँ पे, नॉट कंजर्व है। नॉट कंजर्व है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यदि मैं S की बात करूं, यदि मैं S की बात करूं, K0 के लिए S कितना होता है, सभी को पता है कि K0 के लिए S कितना होता है, बताइए जल्दी से मुझे वैल्यू की, K0 के लिए S कितना होता है। P के लिए कितना होता है आप सभी जानते हो, 0 होता है। K के लिए S बताइए जल्दी से कितना होता है, सभी को ध्यान होगा, अब तो याद हो गया होगा, बताइए कमेंट करके। 1 होता है बिल्कुल, तो ये क्या होता है 1। तो देखो यहाँ भी ये क्या कंजर्व नहीं है, और जब ये भी कंजर्व नहीं है इसका मतलब ये भी रिएक्शन कैसी है आपकी, एक तरह से वीक है। क्लियर। तो ये 3 रिएक्शन किस में मानी जाएगी, वीक में मानी जाएगी। फिर अपन बात करते हैं इसकी। अब ये रिएक्शन देखो, वैसे तो ये रिएक्शन देखे तो है कौन सी रिएक्शन है आपके पास, विद्युत चुंबकीय रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है। अब क्यों रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये गामा के प्रेजेंट को बताता है, और जैसे ही गामा का प्रेजेंटेशन आता है तो ये हमेशा कैसी होगी, EM। अब जब इसका EM है, अब क्या मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकता हूँ क्या, यदि मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, क्यू की बात करें, ये 0 होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है, तो क्या हो जाएगी, कंजर्वेटिव। यदि मैं बेरियन की बात करता हूँ, इसके लिए 0 हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बेरियन होता है क्या, बताओ, इलेक्ट्रॉन बेरियन होता है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन बेरियन होता है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन में आता है। तो ये क्या होता है,
0। फिर क्या आता है आपका I3, क्या आता है आपका I3। I3 के लिए भी क्या आ जाएगा आपके पास, यदि इसमें ये सारी वैल्यू क्या बताएगा, एक तरह से 0 बताएगा, और जो S है उसमें भी ये सारा क्या बताएगा, 0 0 0 बताएगा। तो ये भी क्या एक तरह से कंजर्वेटिव है, बट इसमें क्या होता है, फोटोन को देख के ही आपको क्या करना है, यहाँ पे EM करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल किसके हैं, लेप्टॉन के हैं। क्या है आपके पास, लेप्टॉन के हैं। तो मैंने ये भी बोला था लेप्टॉन कंजर्वेटिव। बताओ मुझे इस रिएक्शन में लेप्टॉन कंजर्वेटिव है क्या, मुझे इस रिएक्शन में बताओ कि इस रिएक्शन में लेप्टॉन कंजर्वेटिव है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल लेप्टॉन पार्टिकल है, बट इसमें मुझे ये बताओ कि लेप्टॉन कंजर्वेटिव है या नहीं है। अच्छा है, चलो देखते हैं कि नहीं है। देखो यदि मैं लेप्टॉन कंजर्वेशन कराता हूँ इसी रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में, ठीक है, लेप्टॉन कंजर्वेटिव कराता हूँ, फोटोन का तो आपको पता है 0 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक तरह से +1 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो लेप्टॉन पार्टिकल के लिए कंजर्वेटिव है। अब आपके पास कंफ्यूजन ये कि यहाँ पे जब लेप्टॉन पार्टिकल आ रहा है तो क्या आपके पास ये वीक नहीं होगी, क्या आपके पास लेप्टॉन पार्टिकल आ रहा है तो ये वीक होगी या नहीं होगी, ये बताइए। अब आपके पास देखो दो संभावना बन गई, एक तो बन गई फोटोन है इसलिए कौन सी होगी, EM होगी। एक संभावना बन गई कि इसमें लेप्टॉन पार्टिकल आ रहे हैं इसलिए कौन सी होगी, वीक होगी। आपके पास दो पॉसिबिलिटी ये बनी है, एक तो EM की, एक वीक की, बट अपन को सिलेक्ट करना है दोनों में से एक। तो बताइए कौन सा सिलेक्ट करूं, मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सिलेक्ट करो इसकी जगह में। EM, हाँ तो EM करूं तो क्यों करूं, वो भी बताइए मुझे इसका रीजन कि EM क्यों करूं, वीक क्यों नहीं। मैं बोल रहा हूं कि EM ही क्यों करूं, वीक क्यों नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। EM फोटोन के लिए, बिल्कुल EM फोटोन के लिए तो है। मैंने मान लिया कि चलो फोटोन है तो EM तो है ही आपके पास, पर यहाँ पे मैंने एक लाइन और आ गई कि लेप्टॉन भी है, तो लेप्टॉन के लिए ये वीक भी तो हो सकता है, बट यहाँ पे वीक नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, मैंने बताया था कि लेप्टॉन हमेशा क्या आएगा, फैमिली मेंबर के साथ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली क्या है, यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास न्यू ई भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, न्यू ई भी आना चाहिए। यदि आपके पास कोई पॉजिट्रॉन आता है तो इसके साथ ये भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये, क्योंकि ये इसका पार्टनर था और ये इसका पार्टनर था, तो ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, साथ में आनी चाहिए। और ये वैल्यू वैल्यू देखो यहाँ पे साथ में आ रही है क्या, नहीं आ रही। ये दोनों जो फैमिली मेंबर है अकेले अकेले आ रहे हैं, तो अकेले अकेले से कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। रिएक्शन लेप्टॉन के लिए पॉसिबल होगी तो उसकी फैमिली मेंबर साथ में होंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में होंगे या दोनों बच्चे साथ में होंगे। क्लियर, इसलिए यहाँ पे मैं इसको पॉसिबिलिटी किसको दूंगा, वीक को सही मानूंगा, ना कि सॉरी EM को सही मानूंगा, ना कि वीक को। तो ये रिएक्शन कौन सी आपकी, EM है। क्लियर, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वीक है क्यों नहीं है, लेप्टॉन पार्टिकल है तो भी वीक नहीं है, क्यों, क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल हमेशा फैमिली के रूप में आएगा, तो यहाँ पे फैमिली नहीं है, ये केवल एक सिंगल सिंगल पार्टिकल आए, इसलिए ये लेप्टॉन कंजर्वेशन क्या बताता है अपन को। यहाँ पे अपन को बता रहा है कि लेप्टॉन कंजर्वेटिव हो रहा है, बट रियल में ये लेप्टॉन कंजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास लेप्टॉन के मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर ही नहीं है तो कंजर्वेशन होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एक तरह से EM रिएक्शन है। क्लियर, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन यदि किसी को लिखनी हो चारों तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। शायद अपनी एक लास्ट रिएक्शन बच रही है क्या, हाँ लास्ट रिएक्शन बच रही है एक और। यदि किसी को नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले रहा हूं तो किसी को, यदि किसी ने सॉल्व नहीं किया हो तो, क्योंकि आज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल अपन एक केवल ओनली इस यूनिट की एक क्लास बचेगी जो 2 घंटे की होगी, शाम को 6 से 8, उसमें अपन क्वार्क का कंसेप्ट को पूरा करेंगे।
नेक्स्ट अपने पास दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको लेते हैं। एक तो आएगा आपके पास न्यूट्रॉन P प्लस ई माइनस प्लस न्यू ई, और साथ में क्या है, यही है ओनली। 9 नंबर का क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको 8 ही क्वेश्चन दिए थे। इन दोनों रिएक्शन को मुझे सॉल्व करके कोई बता सकता है तो मैं मानूं किसी को। ये जो दोनों रिएक्शन है ये सॉल्व करके ने की ट्राई करो कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दोनों में क्या 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 आंसर आएगा वो बताओ निकाल। यहाँ पे ये एक एंटी पार्टिकल दिया हुआ है, ध्यान रखना एंटी है ये, ठीक है। वीक, भाई कैसे पता लगा कि ये वीक है और ये कौन सी है? जिसने आंसर दिया है वीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बट कैसे है वीक वो बताओ मुझे। रीजन भी बताओ, विथ रीजन आंसर बताना है कि ये वीक क्यों है। दोनों इक्वेशन वीक है, दोनों वीक है, बट इस वीक का रीजन भी तो बताओ मुझे कि ये वीक क्यों है। रीजन बताओ मुझे, रीजन चाहिए, इसका कारण चाहिए बिल्कुल कि ये वीक है बट क्यों है। इलेक्ट्रॉन की फैमिली, बस जिसने भी आंसर दिया है कि इसमें क्या आ रही है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की फैमिली आ रही है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं क्यू को कन्वर्ट कराता हूँ, क्या करवाता हूँ, एक तरह से क्यू करवाता हूँ। क्यू में क्या हो जाएगा, 0 1 -1, ये 0 होता है तो क्यू कंजर्वेटिव है यहाँ पे। बेरियन की बात करता हूँ तो देखो बेरियन के लिए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 1, प्रोटॉन के लिए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी कंजर्वेटिव है। I3 की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 -1/2, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका 1/2, और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है आपका बताओ मुझे। I3 0 होता है एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या होता है 0, यानी ये क्या आपका नॉट कंजर्व है। यदि मैं एस की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास, न्यूट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 0, ये सब 0 है तो ये कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे देखो ओनली I3 कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वीक तो होगी। तो एक तो यहाँ से आपको पता लग सकता है, ये वाली जो अपन ने किया है यहाँ से आपको पता लग सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, वीक है। एक आपको यहां से पता लगा सकता है कि मैं यदि इसमें सिग्मा एल कराऊं, यानी इलेक्ट्रॉन का कंजर्वेशन कराऊं, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये 0 है, ये 0 है। इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है, बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है वो क्या आती है आपकी, -1 आती है। और इसके लिए क्या आती है आपकी, +1 आती है। इसके लिए क्या आती है आपकी, +1 आती है। तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा एल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, सिग्मा एल 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इसकी फैमिली मेंबर के साथ आया हुआ है। तो फैमिली मेंबर के साथ है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगी आपकी, एक तरह से वीक रिएक्शन होगी। बिल्कुल, फैमिली का मेंबर इसने ऑपोजिट लिया है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा आपका क्या आना चाहिए, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के साथ आपका न्यू ई आना चाहिए, और ये आप पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यू ई बार आना चाहिए। इसके लिए वैल्यू आप 1 लेते हो और इसके लिए वैल्यू आप -1 लेते हो। बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू हुआ है कि इसमें जो पार्टिकल आया इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला पार्टिकल आ गया है, तो बट ये है तो क्या इसका फैमिली मेंबर ही, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इसका फैमिली मेंबर ही आया है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी क्या है, वीक है। यदि ये वाला भी कंसेप्ट मान लेते हो कि ये और ये आना चाहिए, तो यहाँ पे यदि आप नॉट इक्वल टू 0 भी कर लोगे, क्या कर लोगे, यदि सिग्मा एल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 भी कर लोगे, तो भी ये क्या है, एक तरह से आपका वीक ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो भी आपका क्या रहना है, ये वीक ही रहना है, और वैसे भी क्या रहना है आपका वीक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, वीक होगा। इस वाले का बताइए मुझे, इस ये रिएक्शन क्या बताती है आपके पास। सिग्मा एल, हाँ वो ठीक है, जैसे भी मानो आप, यदि लेप्टन पार्टिकल ने भाग लिया है उसके बेस पे आप वीक मानो, या फिर आप सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 लेते हो उसके बेस पे वीक मानो, दोनों रीजन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो बताइए मुझे।
स्ट्रॉन्ग, किसने बताई है स्ट्रॉन्ग? भाई दीपक ने बताई है स्ट्रॉन्ग। और दूसरों का आंसर? अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है, वैसे तो आप कहोगे कि इसमें कौन से पार्टिकल आ गए, सारे के सारे ये आपका हेड्रॉन है। ये आपके पास क्या है, एक तरह से ये वाले जो पार्टिकल शो करते हैं, ये वाले पार्टिकल शो करते हैं किसके, लेप्टॉन को। किसको शो करते हैं आपके पास, लेप्टॉन को। और ये वाला शो करता है आपके पास ईएम को। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसके बेस पे तो ये क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, और इसके बेस पे आपके पास क्या होनी चाहिए, ईएम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपके पास दो मान आ रहे हैं, या तो वीक होगी या ईएम होगी। बट इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू, दोनों अभिक्रिया पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक अपवाद है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि जो पाई प्लस है, पाई प्लस है वो दो तरीके से डिके करता है। या तो वो देता है म्यू प्लस और साथ में क्या देता है, ये देता है। या तो वो क्या कह रहा है कि या तो वो ये वाली रिएक्शन देगा, और या फिर देगा आपके पास कौन सी, फोटोन वाली। या फिर आपको क्या रिएक्शन देगा, इसको ऐसे मानो, या फिर ये रिएक्शन देगा माई प्लस म्यू प्लस और फोटोन। ये आपकी दो रिएक्शन देगा। क्या देगा, दो रिएक्शन देगा। अब इन दोनों रिएक्शन को, ये जो पार्ट है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो जो पाई प्लस है, या तो वो ये और इसमें डिके होगा, या फिर ये और इसमें डिके होगा। अब यदि मैं कहता हूं कि इसके बेस पे क्या कहूं कि ये वाली जो रिएक्शन है, अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, फोटोन है। ये फोटोन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन तो आपकी फिक्स हो गई कि ये कौन सी होगी, आपकी ईएम होगी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल है वो क्या आपके पास लेप्टॉन फैमिली से है। यानी यदि मैं इसका सिग्मा एल बनाऊं तो ये तो जीरो हो जाएगा। म्यू प्लस के एल की वैल्यू बताओ जल्दी से। म्यू प्लस का एल कितना होता है आपका, +1 होता है। और न्यू म्यू की वैल्यू बताओ कितनी होती है आपकी, -1 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सिग्मा एल है वो भी क्या आपका जीरो है। तो इसमें ये वाली जो रिएक्शन कहलाएगी वो लेप्टॉन पार्टिकल होने की वजह से कौन सी कहलाएगी, वीक कहलाएगी। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी आपके पास, वीक। वीक के साथ ईएमबी होगी। वीक के साथ क्या होगी आपकी, ईएमबी होगी। क्लियर? तो ये वाला आपको यहाँ पे देखना है। यदि यहाँ भी कहीं फोटोन आ जाता तो वो भी फिर दोनों को शो करता। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको बताओ। आज वाली जो क्लास थी बहुत इंपोर्टेंट क्लास थी, तो आपको सब समझ में आई होगी। और कुछ आपको पूछना है तो बताइए मुझे। स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकता दीपक, स्ट्रॉन्ग तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लेप्टॉन पार्टिकल है। लेप्टॉन पार्टिकल है तो स्ट्रॉन्ग तो कभी देगा ही नहीं। आपके पास कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे लेप्टॉन पार्टिकल है तो लेप्टॉन पार्टिकल की वजह से वीक होना चाहिए, यहाँ पे फोटोन है तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होना चाहिए, ईएम होना चाहिए। बट मैंने आपको ये भी बताया कि जो अपन ने सेकंड या थर्ड इक्वेशन की थी उसमें सारे कंजर्व हो रहे थे, फिर भी वो क्या थी आपके पास, ईएम रिएक्शन थी। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटोन प्रेजेंट था। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि सारे कंजर्वेटिव है तो भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ईएम आएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दो पार्ट में आएगी, एक तो वीक भी होगी और ईएम भी होगा। क्योंकि ये रिएक्शन एक तो आपको इसमें डिवाइड होगी और एक रिएक्शन आपकी इसमें डिवाइड होगी। तो ये दोनों संभावना है, तो दोनों संभावना के लिए रिएक्शन वीक और ईएम दोनों ऑप्शन में आया था, और यही आंसर इसका सही माना गया था। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके 5-5 नंबर के, हर चाहे बड़े से बड़ा जो फिजिक्स का एग्जाम लगता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर नेट जेआरएफ, एमएससी का एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम, सारे 100% आपको इसमें से दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे इस वाले यूनिट से। या तो वो कोई नंबर पूछेगा डायरेक्ट, क्वांटम नंबर, इस पार्टिकल का क्वांटम नंबर क्या होता है, या फिर वो पूछेगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो यूनिट है ऑलमोस्ट 95% आपके कंप्लीट हो चुकी है। 5% बाकी है, जो मैं आपको ये यूनिट कल करवाऊंगा। और कल सभी को लाइव रहना है। क्वार्क का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, क्वार्क पार्टिकल कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी रहती है, उसके साथ ही अपन इस यूनिट को विदाई देंगे। और नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड या फर्स्ट जो भी अपन स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको मैसेज के द्वारा बता दूंगा। कल की क्लास शाम को 6 बजे होगी, 6 से 8 2 घंटे की क्लास रहेगी। तो आप रेडी होके आना, तैयार होके आना। आज वाली क्लास में यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। दीपक किसको दोबारा करूं बताओ। सांस से लेना भाई, सांस से लूंगा तो फिर वो लेट हो जाएगा, क्योंकि कल क्लास भी 2 घंटे की रहेगी। कल क्लास 2 घंटे की रहेगी तो सांस से लेना पॉसिबल नहीं होगा। क्लास 6 बजे ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखो। क्वेश्चन 10 में क्या है आपके पास, पाई प्लस म्यू न्यू और फोटोन है। अब यहाँ पे आपके पास संभावना आती है दो की। आपको कंफ्यूजन होगा दो नाम में,
कि यदि मैं बात करता हूं कि ये वाला जो है म्यू प्लस और ये न्यू म्यू, ये क्या आपके पास एक तरह से लेप्टन पार्टिकल है। और आप जानते हो मैंने बताया था कि जहां भी लेप्टन पार्टिकल होता है वहां पर आपकी रिएक्शन कौन सी आनी चाहिए, वीक आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए, दुर्बल आनी चाहिए। क्योंकि हेड्रोन आता है स्ट्रॉन्ग में, लेप्टन आता है वीक में, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास एक तरह से वीक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लेप्टन पार्टिकल आया है। बट साथ में क्या है, आपके फोटोन भी है। जब साथ में फोटोन भी है तो फोटोन है तो मैं कह सकता हूं फोटोन के लिए क्या आनी चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आनी चाहिए। तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, वीक भी होगा और ईएम भी होगा। अब यहाँ पे अपन कैसे डिसाइड करें कि किसके लिए वीक होगा और किसके लिए ईएम होगा। इसलिए ये रिएक्शन दो पार्ट में टूटती है, एक तो इसमें और एक इसमें। यदि पाई प्लस है वो म्यू प्लस और न्यू म्यू के साथ आता है तो वो क्या होगा एक तरह से, और पाई प्लस फोटोन के साथ आता है तो क्या होगा। तो यदि ये वाली रिएक्शन यदि इस पार्ट में आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, और ये यदि इसमें आती है तो आपके पास क्या होगी, वीक होगी। इसका आंसर इसलिए यहाँ पे दोनों को माना गया है, वीक और ईएम दोनों का है। यानी यह अभिक्रिया दुर्बल क्रिया भी है और विद्युत चुंबकत्व क्रिया भी है। लेप्टन पार्टिकल होने की वजह से यह वीक है, फोटोन होने की वजह से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। स्ट्रॉन्ग का तो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आ ही नहीं सकता इसमें। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मैंने बताया है कि सारे पार्टिकल यदि सारी प्रॉपर्टी चारों की चारों कंजर्व करा लोगे तो भी आपका स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है कि आएगा ही। अपन ने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में किया है कि सारों को मैंने कंजर्वेटिव करा लिया, बट जहां पे फोटोन था तो उसको मैंने क्या माना है, ईएम ही माना है, ना कि स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट अपन कल की क्लास शाम को 6 बजे रखेंगे और 2 घंटे की क्लास में इस यूनिट को विदाई देंगे। और लास्ट आपका कल की क्लास रहेगी इस यूनिट से रिलेटेड। और जिसने भी अभी तक ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड नहीं कराई है वो ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड करा दे, नहीं तो वो कल से रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि इस ऐप ने मुझे वार्निंग दे दी है, जो इसमें बिना आईडी के लगे रहे हैं वो कल से रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 6 बजे। यदि किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर अभी आपको बता दूंगा। बताइए, किसी को भी कुछ किसी भी तरह का डाउट हो तो बताइए मुझे। देखो, सबसे बेस्ट यूनिट है ये यूनिट 4 इसलिए मैंने ये यूनिट न्यूक्लियर में फर्स्ट में करवाई है कि ये यूनिट तो आपके क्या हो गई, क्लियर हो गई। आपके ऐसा में एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? एक इसमें एक लाइव क्लास में गोलू कोरवाल करके ऐड हुए है, तो यदि आपको रेगुलर से लाइव क्लास अटेंड करनी है तो आप मुझे एक बार ट्रांजेक्शन आईडी भेज दीजिए। क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी के बिना आप ऐड नहीं रह पाओगे, तो ट्रांजेक्शन आईडी मुझे लगानी होगी वहां पे लाइव क्लास में। अगर आपको पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है तो आप वहां पे ट्रांजेक्शन आईडी मुझे दे दीजिए, वहां पे आपको मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल शाम को 6 बजे एक नए कंसेप्ट के साथ, क्वार्क स्ट्रक्चर, क्वार्क मॉडल, और उसके बेस पे अपन करेंगे इस यूनिट को खत्म।